हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे चैंग की सस्ती कॉफी को। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में जो कि मस्त तरीके से बारबेक्यू बना रहा था और सबको बड़े प्यार से खिला रहा था। उसी टाइम पे यूलियन एक फ्रूट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये तो गिनसन फ्रूट है। हमें गिनसन फ्रूट के बारे में बताया जाता है तो असल में ये इमोर्टल तरह का फ्रूट है। इसे खाने के बाद इंसान की उम्र बढ़ जाती है और वो जल्दी मरता नहीं है। इसीलिए जैंग अपने मन में सोचता है कि अगर वो इस फ्रूट को खा लेगा तो शायद से उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ सकती है। इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ के फ्रूट को तोड़ता है और उसे खा लेता है। लेकिन जब वो फ्रूट को खाता है तब उसे फ्रूट का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल सा ही लगता है और उसकी कल्टीवेशन भी नहीं बढ़ती है। साले, जब तेरे पास कल्टीवेशन ही नहीं है तो बढ़ेगी कहाँ से। उसी टाइम में जैंग को किसी की खांसने की आवाज आती है तो वो उस तरफ जाता है और जब जैंग वहां पे जाता है तब उसको वही बुढ़ा मिलता है जो कि किसी दूसरे के साथ था। हम लोग देखते हैं कि वो बुढ़ा जैंग से भाई गंदी एक्टिंग करते हुए कहता है कि वो खो गया है, वो भी इस खतरनाक जंगल में जहाँ पे एक से एक खतरनाक बीस्ट हैं। खैर जैंग को उसकी गंदी एक्टिंग देख के पता चल जाता है कि बुढ़ा झूठ बोल रहा है। जब जैंग उसे नाम पूछता है तो वो बुढ़ा आगे से अपना नाम सोंग यून बताता है और ये भी कहता है कि वो फॉर्मर फार्मर है, यानी कि उसने खेती का काम छोड़ दिया है। जैंग अपने मन में सोचता है कि इसकी एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है, 200 रुपए कटवाने पड़ेंगे। जैंग सोंग को डोमेन के अंदर बुलाता है उसे खाना पानी देने के लिए। जैसे सोंग वहीं पे बैठ जाता है और सोचता है कि ये बिल्कुल भी घटिया कल्टीवेटर्स की तरह नहीं है। और जैंग अपने मन में सोचता है कि इसे देखने पे तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा किसान लगता है। मिस्टर सोंग जैंग से पूछते हैं क्या उसे डर नहीं लगता है अकेले यहाँ पे रहने में। यहाँ पे तो कई सारे बीस्ट हो सकते हैं जो उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। जिस पे जैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि अगर वो मेरे ऊपर हमला करे फिर तो मुझे मजा आ जाएगा। हम लोग देखते हैं कि वहीं पे वो भाई डॉग था, वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे बाकी बीस्ट हमला करेंगे या तो उन्हें पका के खा लिया दिया जाएगा या फिर उन्हें मसल दिया जाएगा। एक इकलौता मैं ही बीस्ट हूँ जो कि इतना लकी है कि वो यहाँ पे जिंदा है। वह भी मिस्टर सॉन्ग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसे किसी भी चीज का डर नहीं है, पक्का ये कोई हिडन मास्टर है जिसके पास बहुत ज्यादा कल्टीवेशन है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग को भी जैंग के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं निकल रही महसूस हो रही थी। जैंग उससे पूछता है कि वो पीने में क्या लेंगे, जिसपे मिस्टर सॉन्ग आगे से कहता है कि उन्हें पौवा चाहिए। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये किसान तो कुछ ज्यादा ही किसानी दिखा रहा है, तो फिर मैं इसे सच में एक अच्छा सा पौवा दूंगा। जिसके बाद जैंग उड़ते हुए जाता है और अपने बाटले में से एकदम अच्छी सी दारू बाहर निकालता है जिसको वही कच्ची शराब कहते हैं। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग उस कच्ची दारू को देखते हैं तो फिर उनका दिमाग हिल जाता है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही कमाल की थी। जंग अपने मन के अंदर सोचता है कि देखा, देसी पौवे का यही जलवा है, हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन हम लोग मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं और उन्हें कोई पुरानी बात याद आती है। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी वाइन्स होती हैं जिनके अंदर स्पेशल एलिमेंट होता है और वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर होल्ड करती हैं। इन तरह की वाइन्स को पीने से काफी ज्यादा पावर मिलती है और साथ ही में स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ जाती है। और शायद से मिस्टर सॉन्ग के पास जो कच्ची दारू थी वही भाई वो डिवाइन वाइन थी। लेकिन मिस्टर सॉन्ग अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखते हुए सोचते हैं कि उन्हें जैंग के सामने ये नहीं दिखाना है कि वो इस कच्ची दारू से शो ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद वो जैसे ही उस कच्ची दारू को पीते हैं तो उनकी बॉडी तो रिएक्ट नहीं करती है लेकिन वो अंदर से ब्रेक थ्रू कर जाते हैं, जिसपे वो काफी टाइम से अटके हुए थे और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कच्ची दारू वो लेजेंडरी वाइन है जो कि काफी ज्यादा कीमती होती है। इस वाइन की एक दो बूंदे कई किलो सोने के बराबर होती हैं। मिस्टर सॉन्ग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि जैंग एक नॉर्मल सा बंदा है लेकिन इसके बावजूद उसके पास जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो फैसला करते हैं कि वो जैंग के सामने हार नहीं मानेंगे। वो भी अपने पास से कोई खतरनाक चीज बाहर निकालेंगे। जिसके बाद वो अपनी कच्छा खोलते हैं और उसके अंदर से कोई चीज निकालते हैं और जैंग को दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखो, ये भी चीज मेरी तुम्हारी डिवाइन वाइन से पीछे नहीं है। लेकिन जैंग अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और सोचता है कि तुम ये क्या बाहर निकाल रहे हो, मैं गिवे नहीं हूँ। लेकिन तभी जैंग जब उनके हाथ के ऊपर गौर से देखता है तो वो कोई सा फ्रूट दिखा रहे थे जिसको वो होली फ्रूट कह रहे थे, लेकिन वो असल में एक लीची थी। और जैंग उस लीची को देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है क्योंकि उसके खेत के अंदर ऐसे कई सारे फ्रूट लगे हैं और वो सॉन्ग से कहता है कि मैं ऐसे फलों को थूक देता हूँ सुबह सोने से पहले। जिससे मिस्टर सॉन्ग को बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने इस फ्रूट को भाई होली लैंड से लेके आए थे, वो भी अपनी जान दांव पे लगाते हैं। और वो आगे से जैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ये फालतू की बकवास कर रहे हो। लेकिन जैंग आगे से अपने मन के अंदर सोचता है कि लीची जैसे फ्रूट्स भी काफी ज्यादा कीमती होते हैं इस कल्टीवेशन दुनिया के दौरान, क्योंकि इस तरह के फ्रूट्स को बनाने के लिए यिन और यांग एनर्जी को आपस में मिलाना पड़ता है। सॉन्ग उसे कहता है कि अगर तुम इस फ्रूट से शौक नहीं हुए हो तो फिर मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाओ जो कि इस फ्रूट से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली हो। जैंग सॉन्ग से कहता है कि अगर तुम इतना जोर दोगे तो फिर मैं तुम्हें कुछ धमाकेदार चीज दिखाता हूँ। वहीं पे सॉन्ग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने पूरी कल्टीवेशन की दुनिया को घूम लिया है, उससे कोई भी चीज नहीं बची होगी जो उसने
देखा नहीं होगा। लेकिन जब जैंग उसको अपना खेत दिखाता है जहाँ पे हर पेड़ के अंदर से फल निकल रहे थे, गिनसेंग और साथ ही में स्पिरिचुअल एनर्जी, तो फिर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इस बात से हैरान हो जाता है कि यहाँ मॉर्टल लैंड के ऊपर गिनसेंग फ्रूट कैसे आ गए। जिसके बाद सॉन्ग से कंट्रोल नहीं होता है और वो गिनसेंग फ्रूट खाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी टाइम पे युआनजी बाहर निकलता है और उसे कहता है बुढ़े अपने गंदे हाथ दूर रख, जिससे सॉन्ग की काफी ज्यादा फट जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि युआनजी यहाँ पे पेड़ों का स्पिरिट और रखवाला है। इसीलिए वो युआनजी से झुक के अपने पैरों पे बैठ के माफी मांगने लगता है। लेकिन युआनजी उसे इग्नोर करते हुए जैंग के पास जाता है और उसे कहता है मास्टर, ये बुढ़ा आपसे बिना पूछे फलों को खाने की कोशिश कर रहा था, क्या मैं इसकी गर्दन काट दूं? इसे सॉन्ग को फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगता है ये देख के कि एक इमॉर्टल स्पिरिट है जैंग को अपना मास्टर कह रही है। और साथ ही में जब वो आसपास की तरफ नजरें दौड़ाता है तब उसको वहाँ पे यूलियन और डॉग भी दिखाई देता है। और अब जाके सॉन्ग को पूरा यकीन हो चुका था कि जैंग एक हिडन मास्टर है और वो एक मामूली सा किसान होने का दिखावा कर रहा है। जैंग सॉन्ग से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम कुछ ज्यादा ही भूखे हो। और जैंग सॉन्ग से कहता है कि अगर तुम्हें ये फ्रूट इतना ही ज्यादा पसंद है तो फिर मैं एक तुम्हें दे देता हूँ। जिसके बाद वो एक फ्रूट को तोड़ता है और जैंग को सॉन्ग को दे देता है। सॉन्ग इस बात से काफी हैरान होता है और वो जैंग से कहता है कि ये काफी कीमती फल है और तुम ये मुझे दे रहे हो। जिसपे जैंग आगे से कहता है कि ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, अगर मैं इसे खाऊं भी तो भी इसका टेस्ट खराब लगता है। लेकिन वहीं पे सॉन्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये फ्रूट बहुत ज्यादा कीमती था और ये किसी भी इंसान के जीवन यापन को बढ़ा सकता है, यानी कि अमर बना सकता है यार। लेकिन सॉन्ग को जैसे ही भाई वो फ्रूट मिलता है तो फिर उसकी जिंदगी भाई सुहानी बन जाती है क्योंकि वो इसे अपनी उम्र बढ़ा सकता था। वहीं पे जैंग को यकीन था कि वो सोलियान को अकेले बाहर जाने नहीं दे सकता है और अगर वो डॉग को जाने देगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लौट के वापस आएगा। इसीलिए जैंग ने यहाँ पे सॉन्ग को फंसाया है ताकि वो उसकी मदद ले सके बाहर के लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए और अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ाने के लिए। जिसके बाद जैंग सॉन्ग से कहता है कि चलो चलो वो फ्रूट तुमने रख लिया है, अब थोड़ा काम करने की बारी आती है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है। जिसपे सॉन्ग आगे से कहता है कि वो जैंग के लिए कुछ भी करेगा क्योंकि जैंग ने उसे बहुत कीमती चीज दी है। सॉन्ग को ऐसा लगता है कि जैंग उसे बहुत ज्यादा मुश्किल काम देगा जैसे कि समुद्र का पानी उलझना या फिर हाथों से आग जलाना। लेकिन जैंग उसे बस इतना सा काम देता है कि उसे आते समय 1 किलो राशन लेके आना है क्योंकि एक डॉग को पालने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उसके घर पे राशन खत्म हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग जैसे ही उस डॉग को देखता है तब उसे पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं, असल में नाइटमेयर डीमन किंग है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और सॉन्ग को ये समझ में आ जाता है कि कोई भी इमॉर्टल अर्थ पे आके किसी भी चीज से खेल सकता है, फिर वो चाहे डीमन किंग ही क्यों ना हो। खैर सॉन्ग को ऐसा लगता है कि जैंग उसे टेस्ट कर रहा है क्योंकि 1 किलो राशन लेके आना इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है इतने महंगे फ्रूट के बदले में। इसीलिए वो सोचता है कि वो यहाँ पे जैंग के साथ अच्छा सिस्टम बिठाएगा ताकि उसे आखिर तक फायदा हो। लेकिन सॉन्ग कुछ ज्यादा ही सोच रहा था इसीलिए जैंग उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। सॉन्ग को ऐसा लगता है कि जैंग गुस्सा हो रहा है उसके हेजिटेट करने की वजह से, इसीलिए वो आगे से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है और जैंग से कहता है कि वो तो उसका कुत्ता या फिर घोड़ा कुछ भी बनने को तैयार है। तो फिर जैंग उसे कहता है कि अब तुम जा सकते हो और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये 1 किलो राशन लेके तो आएगा ना, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। वहीं पे सॉन्ग जैसे ही भाई डोमेन से बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले फ्रूट को देखता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने बिल्कुल ठीक ठाक किया है और वो सोचता है कि कोई आम सा राशन किसी इमॉर्टल को थोड़ी ना चाहिए होगा। इसके बाद अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है और जैंग का भूख से बुरा हाल था और अभी तक सॉन्ग वापस नहीं आया था। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं करेगा तो वो यहाँ पे वो भूखा ही मर जाएगा। जिसके बाद जैंग हमारा इमोशनल होते हुए कहता है कि बाकी लोग मुझे एक हिडन मास्टर समझते हैं लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ ना जिसको भी दिन में 3 बार खाने पीने की जरूरत पड़ती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पे भूखा मर जाऊंगा। और वो डॉग की तरफ देखते हुए सोचता है कि इसकी एबिलिटी हाई है लेकिन मुद्दा यहाँ पे ईमानदारी का है। वैसे ये तो एक डीमन किंग है, क्या पता भाग जाए और वापस ही ना आए और मेरे पीछे से ये ह्यूमन सिटी में और भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। फिर वो यूलियन की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये काफी अच्छा ग्रो कर रही है लेकिन एबिलिटी काफी कम है और इसे मैं बाहर भेज नहीं सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डीमन आता है या फिर गॉड आता है, चाहे जो कुछ भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले दिन पीसफुल ना हो, हमेशा लड़ाई दंगे होते रहे। लेकिन उसी टाइम पे वो डॉग भौंकना शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं कि डोमेन के ऊपर कई सारे लोग आ चुके थे और वो डोमेन के अंदर लगे हुए पेड़ों से निकलते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी देख के बौखला गए थे। उन्हीं में से हम लोग देखते हैं कि जैंग उनमें से एक बंदे को पहचान लेता है जिसका नाम वेनी था। हमें बताया जाता है कि वेनी शॉर्ट चक के ग्रैंडसन का बेटा है और शायद से इसने पिछले टाइम में जैंग को उंगली की होगी, इसीलिए जैंग को इतनी जोरों से मिर्ची लगी है। वहीं पे येनी अपने मन के अंदर सोचता है
कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जन्नत के साथ साथ एक कुत्ता भी मिल जाएगा, अब तो मैं इसे कस के पेलूंगा। जिसके बाद वो डायरेक्ट जैंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो जैंग के पास जाता है और उससे कहता है, जैंग तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे हालात कैसे हैं, क्या तुम एक मॉडल बन चुके हो? हम लोग देखते हैं कि उसी टाइम पे यूलियन आगे बढ़ती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर से औकात में बात करो। लेकिन वेनी उसे कहता है कि ये तुम्हारा मास्टर है, इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे अपना मास्टर कहो, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। हम लोग देखते हैं कि सूलियन को इससे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसका गेम बजाने ही वाली थी कि उसी टाइम पे जैंग उसे रोक देता है। क्यों आग बबूला हो रही हो चमक छल्लो रानी, मैं इसके साथ अपना निपटा करता हूँ ना, वैसे भी हम दोनों की पुरानी रंजिश है और मुझे कुछ हिसाब किताब भी बराबर करने हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई वेनी जैंग से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा होगे, मुझे तो ये लगा था कि तुम्हें 3-4 बिस्ट नोच के खा चुके होंगे तुम्हारे सेक्टर छोड़ने के बाद, लेकिन देखो तो तुम तो अभी तक जिंदा हो और साथ ही में तुम्हारे पास कई सारी शानदार चीजें भी हैं और साथ ही में एक प्यारी लड़की भी। मैं वैसे तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हारे सेक्टर छोड़ने के बाद मुझे सेक्टर में काफी ज्यादा फायदा हुआ और साथ ही में ये तोहफा जो तुमने मुझे लिए तैयार किया है, मैं इसे काफी खुश हूँ, इसीलिए अब तुम चैन की मौत मर सकते हो। जैंग वेनी से कहता है कि मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि तुम्हारा सेक्टर बिल्कुल घटिया जगह है, यहाँ तक कि उनके एल्डर के पोते के भी वहाँ पे बुरे हालात हैं। और क्या तुम लोग भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें किस तरह से पेला था, क्या तुम्हें दोबारा याद दिलाऊं? इसी के साथ जैंग वहाँ पे अपनी डोमेन की पावर को रिलीज करता है और एक ही बार में कई सारे डिसाइपल्स को मार गिराता है और साथ ही में वेनी के हाथ को बीच से काट देता है, जिससे वो दरदराते हुए पीछे की तरफ गिरता है और चीखने चिल्लाने लगता है। उसके डिसाइपल योर मैजेस्टी करते हुए उसके सामने आते हैं और वेनवी उसे कहता है कि वो चाहता है कि जैंग को टॉर्चर किया जाए, उसे जिंदा पकड़ लो। जिसके बाद कई सारे डिसाइपल एक साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैंग आगे से एक पत्ती उठा लेता है और मूव का इस्तेमाल करने ही वाला था कि उसी टाइम पे यूलियन आगे बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाते हुए एक एक करके सभी डिसाइपल्स को बीच से काट देती है और जितने भी पॉइंट इकट्ठा हुए थे जैंग उन सभी को कलेक्ट कर लेता है। वेनवी और उसका डिसाइपल ये सब कुछ देख के हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि यहाँ पे गॉड लेवल की शॉर्ट टेक्निक भी है। जिसके बाद वो सभी यूलियन से ये रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि ये तो गलत फहमी है, हम तो रास्ता भटक गए थे इसीलिए यहाँ पे आ गए। लेकिन यूलियन अपनी शॉर्ट लेती है और उनके ऊपर हमला करते हुए कहती है कि तुमने सबसे पहले मेरे मास्टर को चोट पहुंचाई और उनकी बेइज्जती की, अब आके कह रहे हो कि ये सब कुछ गलत फहमी है। जिसपे वो डिसाइपल अपनी शॉर्ट को उठाता है और वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बंदा यूलियन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी शॉर्ट स्किल्स के साथ मुझे मार सकती हो, मैं तुम्हें उतना दर्द दूंगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम पे यूलियन अपनी शॉर्ट का इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश मारती है। स्लैश के साथ ही उसकी हड्डियां भी नहीं बचती है और वो वहीं पे गायब हो जाता है और रही उसकी बची कुची शॉट वो भाई वेनवी की टट्टो के पास आके रुकती है। जिसके बाद जैंग वेनवी के पास आता है और उससे कहता है, यंग मास्टर आपके कैसे हालचाल हैं, क्या आप अभी भी एरोगेंट होना पसंद करेंगे? हम लोग देखते हैं कि वेनवी की अब जाके फट जाती है और वो आगे से माफी मांगने लगता है। जैंग उसे कहता है कि चलो चलो मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए अगर तुम अपना 100 बार सर जमीन पे मारोगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसपे वेनवी के पास कोई भी चारा नहीं था और वो अपना सर जमीन पे धड़ाधड़ मारने लगता है और चैंग जब उसको ऐसा करते हुए देखता है तब वो भाई फूला नहीं समा रहा था और वो बहुत मुस्कुरा रहा था। डॉक अपने मन के अंदर सोचता है कि इसे किस बात के मजे आ रहे हैं दूसरे लोगों को टॉर्चर करने में, पक्का पुरानी रंजिश का मामला है। इसके बाद जब वेनी अपनी गिनती पूरी कर लेता है तब तक उसने जमीन में गड्ढा कर दिया था। जैंग उसे कहता है कि चलो ठीक है अब रेंगते हुए यहाँ से निकल लो। वेनवी वहाँ से उठने लगता है तो फिर यूलियन उससे कहती है, सुना नहीं, रेंगते हुए जाओ। जिसके बाद वेनवी वहाँ से गोल गोल घूमते हुए तुरंत कट लेता है क्योंकि जिंदगी किसको नहीं प्यारी है। वन जैसे ही थोड़ा सा दूरी पे आ जाता है तो वो फैसला कर लेता है कि वो जैंग को भाई अपने घुटनों पे ला के ही रहेगा, फिर उसे चाहे अपने अंकल से ही मदद क्यों ना मांगनी पड़े। हम लोग डॉग को देखते हैं जो कि भागते हुए जैंग के पास आता है। अब डॉग इंसानों की भाषा बोलने लगा था। वो जैंग से कहता है कि आपने जिसे भगाया है उसने कसम खा ली है कि वो अपने लोगों को लेके यहाँ पे आएगा और हम सभी लोगों को उसके सामने घुटनों में बिठवा के भीख मांगेगा। जैंग उसे कहता है कि तुम बोलने लगे ये कब से होने लगा। जिसपे डॉग आगे से कहता है, अरे मालिक मुंह पे चोट लग गई थी इसीलिए थोड़ी सी जीभ अटक गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ तो मैं इंसानों की भाषा बोल सकता हूँ। डॉग पूछता है क्या मैं उसे घसीट के लाऊं, लेकिन जैंग मना कर देता है और कहता है कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद वो मुस्कुराने लगता है। डॉग को समझ में आ जाता है कि इंसानी कल्टीवेटर हद से ज्यादा कमीने और लालची होते हैं, इन्होंने तो डीमन को भी पीछे छोड़ रखा है। अगली सीन में जैंग अपने डोमेन के बारे में सोच रहा था कि उसकी डोमेन एक पीस ऑफ लैंड की तरह है जिसको इमॉर्टल लैंड कहते हैं और यहाँ पे बेशक कई सारी चीजें हैं जो कि बहुत कमाल की हैं, लेकिन अगर वो डोमेन को छोड़ता है तो वो फिर से भिखारी बन जाएगा। दूसरे लोगों के मुकाबले में जो लोग सेक्ट के लीडर होते हैं उनके
पास पावर और पैसा होता है, लेकिन हमारे जैंग के पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, वो साला गरीब है। इसीलिए जैंग सोचता है कि उसे किसी को काम पे रख लेना चाहिए, लेकिन वो किसके ऊपर भरोसा करेगा। वो उसको यहाँ पे आए हुए काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए उसके कनेक्शन भी नहीं है। उसके खुद के सर्ट जिसको वहाँ से निकाला गया था, वो उनके साथ थोड़ा सा रिश्ता नहीं रख सकता है, भले ही उनका मास्टर अच्छा था। और इमोर्टल सेक्ट वालों ने जैंग को काफी अच्छा फर्टिलाइज दिया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो उनके साथ हाथ मिला लेगा। उसी टाइम में जैंग को साइड से आवाज आती है, तो यूलियन जाके कहती है कि मैं चेक करती हूँ। जैंग डॉग के ऊपर लात मारता है और उसे कहता है चल काम कर जाके कुछ। डॉग वहाँ से जाते हुए कहता है छुरे पे छुरा काटूंगा तुझको जरूर एक बार में पूरा। हमें पता चलता है कि बाहर मिस्टर सॉग उनका साथी था और ये दोनों भाई किसी काम से गए हुए थे किसी डीमन पिग को पकड़ने के लिए, लेकिन उसने उल्टा इन्हीं की बीन बजा दी। इसीलिए ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे कि तुमने अच्छे से काम नहीं किया। लेकिन मिस्टर सॉन्ग अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम मास्टर से मिलना चाहते हो या नहीं। इसके बाद वो दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। उसी टाइम पे यूलियन उनके पास आती है और उनसे कहती है ग्रैंडपा सॉन्ग क्या आपने नशे किए हैं। हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग का दोस्त जैसे ही यूलियन को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि यूलियन के पास स्पेशल बॉडी है और वह इस बात से काफी हैरान भी हो जाता है। इसके बाद वो यूलियन के पास जाता है और उससे कहता है यंग मिस क्या मेरी डिसाइपल बनोगी, मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। लेकिन यूलियन उसके ऊपर हंसते हुए कहती है कि तुमने नशे किए हुए हैं, सबसे पहले अपनी चोटों पे ध्यान दो। लेकिन वो बंदा आगे से कहता है कि मेरे चोटे गए तेल लेने सबसे जरूरी ये है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनोगी। लेकिन उसी टाइम में मिस्टर सॉन्ग अपने दोस्त के ऊपर 2-3 घूंसे मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की डिसाइपल को चोरी नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी गंदी हरकत है। लेकिन वो उल्टा उसी के ऊपर हमला करने लगता है और कहता है कि मेरे मामले से दूर हटो, ये डिसाइपल और मास्टर का मामला है। लेकिन सॉन्ग उसे कोने में लेके जाता है और उसे बताता है कि ये लड़की हमारे मास्टर की डिसाइपल है, इसीलिए तुम उनके डिसाइपल को चोरी कर रहे हो। जिसके बाद सॉन्ग यूलियन से भी माफी मांगता है कि उसे ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा और वो जैंग से इसकी कंप्लेंट न करे। यूलियन उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों को पहले अपनी चोटी देखना चाहिए और नशे थोड़ा कम करो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग जैंग के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि वो राशन नहीं लेके आया। जैंग उसे भाई बाहर से तो कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन मन ही मन गालियां देते हुए कहता है कि ये बुढ़ा साला 3 दिनों से गायब था और जब लौट के आया तो मेरे लिए 1 किलो राशन तक नहीं ले पाया। सॉन्ग जैंग को बताता है कि उसने सोचा था कि वो राशन की जगह पे जैंग को सुअर का मीट देगा, इसीलिए उसने अपने दोस्त से मदद भी ली। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि सुअर इन्हें उल्टा सुअर बना के यहाँ पे भेज देगा और ये लोग खाली हाथ जैंग के पास वापस आएंगे। जैंग मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि बुढ़े तुझे अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए और वो अपने मन के अंदर गाली देते हुए कहता है कि साले से मैंने राशन मंगाया था, ये मेरे लिए मीट ला रहा था, लेकिन उसको भी लाने में नाकामयाब हो गया। लेकिन सॉन्ग को तो ऐसा लगता है कि जैंग उसकी चिंता दिखा रहा है और वो जैंग से वादा करता है कि वो अगली बार जैंग के लिए बहुत अच्छा मीट लेके आएगा और बातों बातों में वो अपने सीने के ऊपर कुछ ज्यादा ही जोरों से हाथ मार देता है तो मुंह से खून बाहर आ जाता है। जिसे जैंग अपने मन के अंदर कहता है कि ये बुढ़ा मेरे काम के बीच में बहुत टांग अड़ाता है और वो अपने पास से कुछ हीलिंग पिल निकालता है, जिसके बाद वो उसके अंदर अपनी सॉर्ड एनर्जी को भी डाल देता है और उन दोनों को खाने के लिए दे देता है। वो दोनों जैसे ही उस पिल को खाते हैं तो उनकी चोटें पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं और साथ ही उनकी बॉडी का तो अंदर वाला स्ट्रक्चर था वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाता है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ ओवरऑल काफी बढ़ गई थी। इसके बाद उन दोनों जैंग को इमोर्टल पिल के लिए उसे शुक्रिया कहते हैं। उसी टाइम में उन्हें जंगल से कुछ आवाज आती है और डॉग को एक झटके में पता चल जाता है कि ये औरा किसी डिमोनिक एम्परर का है। हम लोग देखते हैं कि जंगल से भागते हुए वही सुअर आता है जिसका शिकार ये दोनों करने के लिए गए थे, लेकिन इस सुअर के शब्द कुछ ज्यादा ही अलग थे। वो उन दोनों को गाली देते हुए कहता है कि साले तुम दोनों मेरी और मेरी बीवी की पर्सनल लाइफ के ऊपर नजर रख रहे थे, तुम लोग मोलेस्टर हो। मोलेस्टर उन लोगों को कहा जाता है जो लड़कियां या फिर लड़कों के ऊपर गंदी नजर रखते हैं, बेसिकली छेड़ने वाले सिटियारे। डॉग इस बात को काफी सीरियसली लेता है और अपने मन के अंदर सोचता है मोलेस्टर, और उसने काफी टाइम पहले सुन रखा था कि वेस्टर्न रीजन के अंदर कुछ ऐसे कल्टिवेटर्स होते हैं जो कि इस चीज को काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं यिन और यांग को, यानी कि डबल कल्टीवेशन को। तुम लोग समझ गए होगे मेरे शब्दों का अर्थ। और डॉग उन दोनों की तरफ देखते हुए सोचता है कि साले ये तो बहुत कमीने हैं। इसके बाद जैंग आगे बढ़ता है और उन दोनों से पूछता है क्या तुमने इसके साथ कुछ किया है, इस पे वो दोनों खांसते हुए कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। सॉन्ग जैंग को समझाते हुए कहता है कि हम लोग वैसे लोग नहीं है, प्लीज उन नजरों से हमारी तरफ मत देखो, हमने इस पिक के साथ कुछ भी नहीं किया है। इस पे जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा हो भी सकता है शायद से ये दोनों डुअल कल्टीवेशन के बारे में कुछ जानना हो, इसीलिए वो पिग के साथ कुछ ऐसा वैसा कर रहे होंगे। जंग मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि ये वही डीमन पिग है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। इस पे सॉन्ग बताता है कि ये एक नॉर्मल डीमन पिग ही था, लेकिन अचानक से इसने कुछ सुपर नेचुरल पावर्स को अवेकन कर लिया है और ये पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और इसकी वजह जंग ही था, क्योंकि जब जंग ने अपनी तलवार चलाई थी और उसने हेवन को चीर दिया था तो उस वजह से कई सारी
अजीबोगरीब चीजें इस एरिया के अंदर हो रही हैं। जैंग अपना मुंह छुपाते हुए कहता है कि मेरी तरफ मत देखो भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। डॉग हमें पिग के थोड़ा से बारे में बताता है कि इन लोगों को सान कांग कहा जाता है। ये असल में एक ट्राइब हुआ करता था और ऐसा माना जाता है कि इनका ट्राइब एक गॉड का डिसेंडेंट है जो कि गॉड रिलम के अंदर रहते हैं। लेकिन बेसिकली ये सब नॉर्मल से सुअर है जिनको खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इनका टेस्ट लाजवाब है। जिससे उस पिग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, खाना खाना खाना, तुम सभी कल्टीवेटर्स सिर्फ खाने के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पे चावल नाम की भी एक चीज होती है, तुम लोग उसे भी खा सकते हो, हम बेजुबान जानवरों को क्यों मारते हो। जिससे भाई जैंग और सोंगे भाई बोलती बंद हो जाती है और वो आगे से कहते हैं, देखो देखो एक पिग हमें ज्ञान दे रहा है। जिसपे सोंग कहता है कि हाँ ये कुछ यूनिक टाइप का पिग है, इसे पता है कि लोगों की बेइज्जती कैसे करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो पिग आगे से गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों बहुत कमीने हो। जब मैं और मेरी वाइफ मिलकर कमरे के अंदर चुपचाप अपनी प्यार भरी बातें कर रहे थे, उसी टाइम पे तुम दोनों ने मुझे डिस्टर्ब किया। क्या तुम्हें पता है कि मुझे अपनी बीवी को मनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम दोनों ने उस पूरी मेहनत के ऊपर पानी डाल के पूरी मेहनत का सत्यानाश कर दिया। जब वो पिग अपना रोग आ रहा था तब उसके मुंह से उसका थूक जाके उन दोनों के ऊपर गिर रहा था, जिससे वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और पिग के ऊपर हमला कर देते हैं। वो दोनों अपनी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके पिग के ऊपर जोरदार हमले करते हैं, लेकिन पिग को इससे कोई भी असर नहीं होता है और वो आसानी के साथ उन हमलों को डॉज करके उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अभी कुछ टाइम पहले मेरी बीवी के ऊपर गंदी नजर डाल रहे थे, लेकिन अब तुम दोनों मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर रहे हो। और वो उनसे कहता है कि तुम लोग खाने की सिवा कुछ भी नहीं जानते हो और बाद में बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम सभी गवार हो जो इस तरह से स्नीक अटैक करते हो, तुम्हारे पास तो इंसानों के भी मैनर्स नहीं है। जिससे उन दोनों की सुलग जाती है और वो दोनों फिर से पिग के ऊपर हमला कर देते हैं। इधर डॉग जैंग को बताता है कि इसने सान कांग की पावर को अवेकन कर लिया है, इसीलिए ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जैंग आगे से कहता है कि मुझे भी जानना है कि इस मोटी चर्बी के नीचे कौन सी सुपर नेचुरल पावर सब दबी हुई है। हम देखते हैं कि पिग काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो आसानी के साथ दोनों को भाई हैंडल कर रहा था और उन्हें कस के पटक भी रहा था। डॉग ने सुन रखा था कि सान कांग ट्राइब के पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन वो लड़ने के मुकाबले बहस में ज्यादा बेहतरीन होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किस्सा भी अलग है, लड़ने के साथ साथ वो लोगों की बेइज्जती करने में भी माहिर है। जैंग भी पिग की तारीफ करते हुए कहता है कि इसकी फिजिक्स सच में ज्यादा शक्तिशाली है, जो इतने हाई लेवल के कल्टीवेटर्स भी मिलके उसके डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं। साले की चर्बी है तो बड़ी मजबूत, खाने में मजा आएगा। वहीं पे डॉग अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसा कि पूर्वजों ने कहा था कि सान कांग की ब्लड लाइन के अंदर एक गॉड की ब्लड लाइन है जो कि उन्हें बहुत ज्यादा ताकतवर देती है और ये बिल्कुल डॉग की डार्क मून नाइट फिजिक्स से मैच करती है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पिग अपनी फिजिक का इस्तेमाल करता है और आसानी के साथ उन दोनों को घायल कर देता है। जैंग आगे से कहता है कि अब मुझे मैदानी जंग में उतरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे समस्या ये थी कि डीमन पिग जहाँ पे फाइट कर रहा था वो मनार के भाई काफी दूर था, यानी कि वो डोमेन से बाहर था और अगर जैंग डोमेन से बाहर जाएगा तो वो कुत्तों की तरह पेल दिया जाएगा। इसीलिए यूलियन जैंग से कहते हैं क्या मैं मदद करने के लिए जाऊं, लेकिन जैंग उसे रोक देता है और डॉग से कहता है जाओ और जाके कमाल दिखा तो गो गो पोकेमॉन। वहीं पे डॉग अपने मन के अंदर कहता है शुक्रिया मालिक, अब मैं अपना जलवा दिखाऊंगा। वहीं पे सॉन्ग को ऐसा लगता है कि जैंग उन्हें जज कर रहा है और वो अपने दोस्त से कहता है कि हम लोग इस तरह से अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते हैं, हमें कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा जिससे हम अपनी इज्जत बचा सकें। पिग उन दोनों के ऊपर हंसते हुए कहता है कि बुड्ढों के अंदर जान नहीं बची है, तुम्हें हार मान लेना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे वो दोनों दोस्त अपनी पावर को एक साथ मिलाते हैं। वहाँ पे 8 ड्रैगन पल्स नाम की एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जिससे एनर्जी के 8 ड्रैगन बनते हैं और वो पिग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पिग इस चीज से हैरान तो होता है, लेकिन वो अपने हाथों पे अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे इससे तो नहीं हारने वाला है। जिसके बाद वो उस एनर्जी बॉल को 8 ड्रैगन के ऊपर एक एक करके मारता है और पूरे ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस टेक्निक से सही सलामत बाहर निकल के उनसे कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। लेकिन जब वो पिग अपनी शान में मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसके पिछवाड़े पे उसे कुछ तो महसूस होता है और जब वो पीछे झुक के देखता है तब उसे पता चलता है कि डॉग ने पिछवाड़े के ऊपर दांत लगा दिए हैं, अब 32 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। वहीं पे डॉग के आंसू निकल आए थे क्योंकि उसे पूरा जोर लगाना पड़े था इतनी मोटी चर्बी को काटने के लिए। खैर उसकी मेहनत रंग लाती है और पिग को बहुत जोरों से दर्द होता है, जिसके बाद डॉग अपना मुंह थूकते हुए भाई उस तरफ आने लगता है जहाँ पे जैंग खड़ा था और वो पिग को बहुत तेज गुस्सा आया था, इसीलिए वो डॉग का पीछा करते हुए कहता है कि तू तो गया, 32 इंजेक्शन लगे न लगे लेकिन मैं तेरी चटनी जरूर लगाऊंगा उस घाव के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि डॉग जैसे ही भाई डोमेन के अंदर आ जाता है और उसे के पीछे पीछे वो पिग भी आता है, तब उसका सामना जैंग से होता है। डॉग जल्दी से आगे बढ़ता है और वो जैंग के पीछे छुप जाता है। उस पिग को कुछ तो दाल में काला लगता है क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही भाई
बिगड़ा हुआ था। जैंग 84 की छाती लेके उस पिग के सामने भाई चौड़ा होके खड़ा था। उस पिग को ऐसा लगता है कि जैंग उन दोनों मास्टर्स की बैकबोन है और साथ ही में उसने डॉग को पाल रखा है। वहीं पे डॉग भाई उसे अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए कहता है ले काट ले काट ले। जिससे उस पिग का पारा हाई हो जाता है और वो कहता है कि सब कुछ गया तेल लेने, मेरे पास मेरे इंसेक्टा का गॉडली फिजिक है जो कि मुझे हर किसी हमले से बचाएगा। जिसके बाद वो जैंग के ऊपर सीधा हमला कर देता है। लेकिन जैंग ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो आगे से अपनी शॉर्ट ब्लेड का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में पिग के ऊपर एक स्लैश मारता है। इससे वो पिग उड़ते हुए जाता है और धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। और मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि जैंग के पास कितनी ताकत है। इसके बाद उस पिग की हालत खराब हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि जैंग के पास इतनी ताकत कैसे है कि उसने उसके गॉडली फिजिक को इतनी आसानी के साथ तोड़ दिया और उसे इतना ज्यादा घायल कर दिया। खैर इसी के बाद जब पिग अपना चेहरा उठा के देखता है तब उसकी नजर जैंग और डॉग के ऊपर पड़ती है। जैंग ने अपने हाथों में अपना हथियार ले रखा था और वो दोनों पिग को भाई ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे कोई प्यासा पानी को देखता है। जिसके बाद वो दोनों विनर विनर चिकन डिनर कह के सीधा पिग के ऊपर हमला कर देते हैं। पिग उनसे कहता रह जाता है कि रुक जाओ, लेकिन वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए पिग को वहाँ पे ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल करना था जो कि होता है भीख मांगना। जिसके बाद वो डायरेक्ट जैंग के पैरों में गिर जाता है और उसे भीख मांगते हुए कहता है कि साहब मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपका कुत्ता कसाई सुअर कुछ भी बनने के तैयार हूँ, बस मुझे पका के मत खाओ। जिसके बाद वो पिग जैंग के पैरों को करते हुए चूमने लगता है। और मेरी हरकतों को भाई माइंड मत करना, मैं ऐसा ही हूँ। जिससे भाई जैंग और डॉग की खाने की हवस वहीं पे शांत हो जाती है और चिकन चिकन विनर डिनर भाई यहीं पे कैंसिल होता है। वो पिग अपने मन के अंदर सोचता है कि अच्छा हुआ कि बीबी को खुश करने वाली टेक्निक यानी कि भाई चुम्मियां मैंने जैंग के ऊपर इस्तेमाल करनी, नहीं तो साले ये पक्का मुझे पका के खा जाते हैं। उसी टाइम पे वहाँ सॉन्ग और उसका दोस्त आते हैं और वो जैंग की तारीफ करते हैं कि वो लोग उस पिग के डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे थे और जैंग ने बड़ी मक्खन की तरह ये कर लिया। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को थम्स अप देते हुए कहते हैं कि हमने जैंग की तारीफ करके उसे फिर से फंसा लिया। इधर डॉग उस पिग से कहता है कि अभी तो तुम मुझे दूसरे का कुत्ता कह रहे थे, अब तुम्हारे बारे में क्या हुआ? एक डीमन किंग जिसने अपनी सुपर नेचुरल ब्लड लाइन को अवेकन किया था, अब वो खुद किसी और का कुत्ता बना हुआ है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? लेकिन वो पिग इसी बात को अपने फायदे में इस्तेमाल करता है और वो आगे से भाई नौटंकी करते हुए कहता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि चैंग एक इमॉर्टल और यंग मास्टर है और उसे तो इस बात का दुख भी है कि वो जैंग से इतने टाइम तक दूर रहा। जिससे उन चारों को एक साथ झटका लगता है और वो चारों एक साथ अपने मन के अंदर सोचते हैं कितना बेहया बेशरम और कमीना है। हम लोगों ने अभी तक जैंग को भाई मक्खन तक नहीं लगाया और इसने तो मक्खन लगा के ब्रेड उसे खा भी लिया। आसान शब्दों में पिग की चापलूसी इतनी बेहतरीन थी कि उसने कुछ सेकंड के अंदर जैंग को पटा लिया और वहीं पे इन चारों को भाई दिन लग गए थे जैंग को पटाने में। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो साला बहुत तेज है। इसके बाद वो पिग से कहता है कि दुनिया बदल चुकी है, इसीलिए तुम्हें मुझे कोई अच्छी सी वजह देनी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हें पका के ना खाऊं। उसी टाइम पे डॉग चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे घर की रखवाली करने के लिए हूँ, इसीलिए भी ये कौन सा काम करेगा, इसे तो पका के खा लेना चाहिए। हम लोग इसे पकाते हैं और बारबेक्यू करते हैं, जिसके बाद मस्त मोटा पेट लेके सो जाएंगे। लेकिन पिंग आगे से भाई फिर से नौटंकी करते हुए कहता है कि मैं कुछ भी करूंगा जिंदा रहने के लिए, और वैसे भी मैं इस पूरी दुनिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस हूँ, इसीलिए मैं कोई ना कोई काम तो जैंग के आ ही सकता हूँ। इसके बाद वो मासूम चेहरा लेके जैंग की तरफ देखने लगता है। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये एक लेबर की तरह इतना बुरा भी नहीं रहेगा और साथ ही में इसके पास फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है और फेमस होने की वजह से मैं इसका इस्तेमाल बाकी सारे लोगों को डोमेन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर सकता हूँ, जिससे यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर आते रहेंगे। जैंग उसे कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ देता हूँ। हम लोग देखते हैं कि वो पिग जैसे ही जैंग के भाई मैदान के अंदर उतरता है तो उसे पता चलता है कि ये पूरी जगह एक फेरी टेल के लैंड की तरह हो रखी है। यहाँ पे हर तरफ स्पिरिचुअल पेड़ है, स्पिरिचुअल फ्रूट है, स्पिरिचुअल मेडिसिन है, जिनकी कीमत भाई करोड़ों में है। इसके बाद वो डॉग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इसको पहले ही गाली दे रहा था कि ये दूसरे का पालतू कुत्ता बना हुआ है, लेकिन अगर इसे इस तरह की चीजें डेली खाने को मिलते हैं तो फिर मैं भी इसकी जगह पे किसी और का पालतू कुत्ता क्या सुअर बनने को भी तैयार हूँ। इसके बाद पिग फिर से अपने भाई चापलूसी शुरू करता है और वो जैंग से कहता है कि वो बहुत ज्यादा गंदा मॉन्स्टर है, एक पिग है। अगर जैंग सुबह उठ
नोट को उसको शुरुआत में देखेगा तो फिर उसका दिन खराब हो जाएगा। इसीलिए जैंग अपने प्यारे से मॉन्स्टर के लिए एक जमीन में छोटा सा छेद खोद दे, वो उसी के अंदर रह लेगा, जिससे वो सभी लोग फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं देखो तो चापलूसी करने में कितना आगे है। इसके बाद जैंग पिग को भाई फार्मिंग के काम पे लगा देता है, जहाँ पे पिग भाई खेती कर रहा था और सभी लोगों को पिग फूटी आंख नहीं भा रहा था। सब बस यही प्लानिंग कर रहे थे कि इसे कैसे न तैसे पका के खा लिया जाए। जिसके बाद सॉन्ग आगे बढ़ता है और वो जैंग से कहता है कि उनकी वजह से जैंग के खाने में काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, इसीलिए वो लोग जैंग के लिए खाना ढूंढने के लिए फिर से जा रहे हैं। जैंग अपने मन में कहता है कि मैंने तुमसे एक फालतू सा चावल मंगाया था ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, लेकिन तुम लोगों ने पूरे जंगल की ऐसी की तैसी कर दी और एक फालतू सा पिग लेके आए जिसको भी हम आखिर में नहीं खा सके। खैर वो दोनों जैंग से वादा करते हैं कि वो इस बार उसे निराश नहीं करेंगे। इसके बाद वो दोनों खाना ढूंढने के लिए फिर से वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो फिर से जैंग को निराश नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनका इमोर्टल बनने का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। जैंग बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग काम रखो, मैं चला भाई अपनी दोपहर की नींद लेने, खाने से अच्छा है तो मैं सो ही जाऊं, भूखा क्यों मरूं। हम लोग देखते हैं कि भाई हुआंग अपने दोस्त का नाम लेते हुए कहता है कि हम लोगों को अपने डिसाइपल और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी यहाँ पे लेके आना चाहिए ताकि वो लोग भी इस जगह का अच्छे से फायदा उठा सके और वो लोग मास्टर के साथ अच्छे से मिल सके। और वो दोनों इस बात का फैसला कर लेते हैं कि जब वो अगली बार यहाँ पे आएंगे तब वो अपने साथ डिसाइपल और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेके आएंगे। लेकिन जब वो लोग उड़ते हुए जा रहे थे तभी उनकी नजर एक सेक्ट के ऊपर पड़ती है। हमें बताया जाता है कि इस सेक्ट का नाम यान हाई सेक्ट है और ये वही सेक्ट है जहाँ से जंग आया करता था, जहाँ से उसे लात मार के बाहर निकाल दिया गया था। और इन लोगों का डायरेक्शन डायरेक्ट भाई डोमेन की तरफ जा रहा था। इन लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो लेना देना डोमेन के साथ है। वहीं पे वो दोनों भाई फैसला करते हैं कि अब वो लोग अपनी स्किल्स का शो ऑफ कर सकते हैं जैंग के सामने, इन लोगों को धूल चटा के। इधर हम लोग देखते हैं कि भाई वेन अपने साथ अपने अंकल को लेके आया था जो कि भाई यान हाई सेट के एल्डर थे। वेन ये अपने अंकल को बताता है कि यहीं पे वो बंदा रहता है और एक ताकतवर स्वॉर्ड्समैन उसकी रक्षा कर रही है। एल्डर जल्दी से अपने डिसाइपल से कहता है कि पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लो, एरिया से एक छोटा सा परिंदा भी उड़ के नहीं जाना चाहिए। इसके बाद होना क्या था, सभी डिसाइपल जाते हैं और पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वेन यही अपने अंकल से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जैंग को घुटनों तले रौंद दूंगा। इस पे उसका अंकल कहता है एब्सोल्युटली माय सन, और वो ये भी कहता है कि मैं उस लड़की को जिसने तुम्हें हर्ट किया था उसको मैं तुम्हारे बिस्तर में भिजवा दूंगा, तुम उसके साथ बिस्तर गर्म करना, और साथ ही में इस पूरे गार्डन की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका कोई ना कोई रस बना के तुम्हारे हाथ को भी हील कर दूंगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यूलियन और साथ ही में डॉग वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उन दोनों से कहते हैं कि हमारे ऊपर गंदी नजर न डालो नहीं तो काला कौवा काट खाएगा। एल्डर यूलियन से कहता है कि छोटी होने के बावजूद तुम्हारा मुंह तो कैंची के जैसे चलता है। जिसपे यूलियन आगे से कहती है कि ये कहो मेरे मास्टर ने तुम्हारे ग्रैंडसन की लाइफ बख्श दी थी, नहीं तो हम उसका बारबेक्यू बना के कुत्तों को खिलाने वाले थे। जिससे एल्डर को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी शॉर्ट स्किल का इस्तेमाल करके यूलियन के ऊपर हमला करते हैं। डॉग उसके सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए, जिसके बाद वो शॉट नीचे गिरती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे पिग आ चुका था, जो कि बिल्कुल गुस्से में था, और वो एल्डर से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई डोमेन के ऊपर हमला करने की, और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग तो छीछी की तरह दिखते हो, यानी कि पॉटी। जिससे भाई एल्डर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये कितना सेमलेस पिग है। लेकिन पिग उसे कहता है कि माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम कोई साधारण इंसान होगे, लेकिन मैं तो गलत था, तुम लोग तो टट्टी ही हो। जिससे एल्डर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहता है कि कोई सबसे पहले इस पिग को खत्म करो यार, ये बहुत बेइज्जती करता है। इसके बाद एल्डर वहाँ पे अपने डिसाइपल्स को लेता है और एक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट फॉर्मेशन को अप्लाई करता है। कई सारे डिसाइपल्स उस शॉर्ट फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। फिर आगे से हंसते हुए कहता है कि ये एक किलिंग अरे फॉर्मेशन है, अब मैं देखता हूँ कि ये घटिया डीमन कैसे जिंदा बचता है। इसके बाद कई सारे डिसाइपल्स उस फॉर्मेशन से निकलते हैं और चारों तरफ से घूमते हुए पिग के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। पिग भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी डिफेंस को रिलीज करता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और पीछे उसका एक छोटा सा अवतार भी बन जाता है। जिसके बाद पिग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक ही बार में कई सारे डिसाइपल्स के ऊपर घूंसा मार के उन्हें नॉकआउट कर देता है। पीछे से डॉग भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो आगे से रॉर अटैक करता है, जिससे सामने की तरफ सोनिक वेव्स जाती हैं और 2-3 डिसाइपल उससे टकरा के हार जाते हैं। एल्डर आगे से कहता है कि जल्दी से पीछे आओ और डिफेंस को फिर से शक्तिशाली करो। जिसके बाद वो लोग शॉर्ट एनर्जी से एक साथ उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करते हैं। लेकिन पिग अपनी बॉडी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और आगे बढ़ते हुए उन लोगों के ऊपर हमला करना फिर से शुरू करता है। डॉग भी पिग के पीछे ही खड़ा था और वो वहाँ से अपनी सोनिक पावर्स को यूज करते हुए डिसाइपल्स के ऊपर हमला करने लगता है। एल्डर की अब फटके 4 होने लगती है और वो वेन से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे डीमन
डीमंस भी हैं और जैंग ने डीमंस को पाल रखा है जो कि उसकी रक्षा करते हैं। हालांकि वेन को भी नहीं पता था कि जैंग ने भाई डीमंस पाल के रखे हैं, नहीं तो वो यहाँ पे आता ही नहीं। खैर एल्डर उसे कहता है कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं बाद में आके तुम्हारी खबर लूंगा। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि लार्ज फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, जिससे फॉर्मेशन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद वो लोग डीमंस के ऊपर हमला करते हैं। एल्डर कहते हैं कि तुम भले ही डीमन हो लेकिन तुम इस हमले के खिलाफ नहीं खड़े हो पाओगे। वेन बताता है कि ये फॉर्मेशन उनकी सेक्ट की मान और शान है और ये काफी जल्दी और काफी शक्तिशाली फॉर्मेशन है। डॉग आगे से कहता है कि उन्हें यहाँ से खिसकना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम पे डीमन आगे बढ़ता है और वो चौड़ा होकर कहता है कि मैं यहाँ की ढाल हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। कई सारी शॉट्स आके सीधा उस बैरियर के ऊपर लगती हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन डीमन के बैरियर के सामने उनकी एक नहीं चल पाती है और वो आगे से उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये शॉर्ट फॉर्मेशन तो मेरे लिए मसाज मशीन की तरह है। इससे उन सभी लोगों की फटके चार हो जाती हैं, लेकिन हेल्डर अभी भी हार नहीं मानता है और वो अपने लोगों से कहता है कि अपनी स्प्लिट पावर को फॉर्मेशन के साथ मर्ज करना शुरू कर दो, जिससे भाई फॉर्मेशन की ताकत फिर से बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उन दिनों डीमंस को वो वही कुछ भी नहीं हो रहे थे और वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यूलियन जैंग के पास आती है और उसे बताती है कि वो लोग फिर से आ गए हैं, लेकिन जैंग आगे से कहता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरे दोनों डीमंस उन्हें संभाल लेंगे। बिग डीमन भाई एकदम चौड़े से आगे बढ़ते हुए जा रहा था, लेकिन एल्डर वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, जिससे भाई फॉर्मेशन का साइज बड़ा हो जाता है और वहाँ पे एनर्जी की एक बहुत बड़ी शॉट बन जाती है। पिग की भी उसको देख के थोड़ी सी फटने लगती है, लेकिन जब वो जैंग की तरफ देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि जैंग उसकी हिम्मत की जांच कर रहा है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो डरपोक की तरह भागेगा नहीं, सीना चौड़ा करके उस शॉर्ट फॉर्मेशन का सामना करेगा। डॉग उससे कहता है कि तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और वो भी अपनी पावर्स को इकट्ठा कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि शॉट वहाँ से बूम करके छूटती है और डायरेक्ट पिग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। पिग भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहाँ पे अपनी एनर्जी से एक बहुत बड़ा अवतार बना लेता है। जिसके बाद वो अवतार अपने दोनों हाथों को आगे करता है और शॉट को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो शॉट की एनर्जी को कंप्रेस करते हुए उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। डॉग इसी बात का फायदा उठाता है और डायरेक्ट एल्डर के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर अपनी शॉट का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे सामने टिकोगे नहीं। लेकिन डॉग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एल्डर के साथ फाइट करने लगता है और एल्डर उसके साथ। लेकिन थोड़ी देर बाद जाके जब वो एल्डर को उलझा लेता है तब उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो। उसी टाइम पे पिग पीछे से आगे बढ़ता है और वो भी एल्डर के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है। पिग जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने दोनों हाथों को फॉर्मेशन के ऊपर दे मारता है, जिससे फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसी के साथ सारे डिसाइपल नीचे आके गिरते हैं। पिग जैसे ही नीचे आके गिरता है तो वो जैंग से कहता है कि वो थक चुका है, अब यहाँ से जैंग को संभालना पड़ेगा। जैंग उसके पास आता है और उसकी तारीफ करते कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और वो साथ ही में डॉग की भी तारीफ करता है। इसके बाद वो एल्डर और वन की तरफ देखता है। क्या हाल चाल है एल्डर, आपको कैसा लग रहा है आपकी जब किस तरह से बजा दी गई है। एल्डर जैंग से कहता है कि मैं अपने सेक्टर मास्टर को इसकी रिपोर्ट दूंगा कि तुम डेविल्स के साथ काम कर रहे हो। इसके बाद तुम्हें सेक्टर से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मार दिया जाएगा। जैंग उसे कहता है मेरी जान, जब तुम सही सलामत वापस जा पाओगे तब तो ये रिपोर्ट करोगे ना, मैं तुम्हें उससे पहले ही काट दूंगा। क्योंकि हमें पता चलता है कि वो दोनों भाई डोमेन के अंदर आ चुके थे। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे इन्हें जाने देना चाहिए, जिससे और भी लोग यहाँ पे आएंगे। लेकिन उसे बाद में याद आता है कि जब वो इनके सेक्ट का डिसेबल हुआ करता था तब वहाँ पे काफी अच्छे भी एलर्ट्स हुआ करते थे और उसका टाइम वहाँ पे इतना मुश्किल भी नहीं था, इसीलिए वो उन लोगों को बख्श देता है। इसके बाद वो अपने डोमेन की पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन दोनों चाचा भतीजा को एक ही बार में मार गिराता है और उनकी चिथड़े उड़ा देता है। और उन्हें मारने के बाद जंग कहता है कि चलो अब खेती करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जंग पिग को पकड़ता है और उसे फिर से खेतों में काम करवाने लगता है। जंग वहाँ पे युवांजी को बुलाता है और उससे कुछ इमोर्टल फ्रूट लेता है, जिसके बाद दोनों डीमंस को देते हुए कहता है कि तुम अगर मुझे मास्टर कहोगे तो फिर मैं तुम्हें बैडली तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। वो दोनों जैसे उस फ्रूट को खाते हैं तब उनकी एनर्जी अवेकन हो जाती है, लेकिन जैंग उनको एक और गिफ्ट देता है और वो अपनी कुछ सॉर्ड इंटेंट को उनके अंदर डाल देता है, जिससे उनकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार जैंग ने डॉग को भी रिवॉर्ड दिया था, जिस वजह से उसकी भी ब्लड लाइन अवेकन हो गई थी। अब उसे पिग से जलने की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद जंग उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स नहीं दिखाओगे। हमें पता चलता है कि पिग के पास ये पावर्स आ चुके थे कि वो अर्थ का इस्तेमाल करके अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था। इसके बाद पिग ऐसा ही करता है और वो मिट्टी का इस्तेमाल करके अपने 3 क्लोन बना लेता है, जो कि पावर के साथ उसी के साथ मैचअप करेंगे। यूलियन को ये पावर काफी अच्छी लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि अब उसे जैंग की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे जैंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि अब मैं इसे और भी ज्यादा खेतों में काम करवाऊंगा, जिसके बाद फसल अच्छी उगेगी।
इसके बाद डॉग आगे बढ़ता है और वो अपनी एबिलिटी दिखाते हुए वहाँ पे सबसे पहले ऊपर कूदता है और जिसके बाद वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो आसपास का एरिया पूरा काला हो जाता है। इससे यूलियन को चिंता होने लगती है, लेकिन डॉग उसे बताता है कि ये उसकी एबिलिटी है, क्योंकि अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो थोड़े से एरिया के अंदर अंधेरे को कर सकता है, जिससे एनिमी भयभीत हो जाएगा। और साथ ही में उसके पास एक और एबिलिटी थी जो कि थी भाई टेलीपोर्टेशन, यानी कि वो कुछ एरिया के अंदर अपने आप को गायब कर सकता था और उसका एनिमी नहीं देख पाएगा। जिससे यूलियन और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि दोनों डीमंस के पास अच्छी पावर है। इसके बाद पिग आगे बढ़ता है और वो जैंग से फिर से शर्माते हुए कहता है कि उसे एक और चीज चाहिए। जैंग उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो फिर पिग आगे से कहता है कि वो अपने बीवी और बच्चों को यहाँ पे लेके आना चाहता है। जैंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो यहाँ पे तनहा रहता हूँ, मेरे पास कौन सी फैमिली है, कम से कम मैं अपने काम करने वालों को तो ये इजाजत दे सकता हूँ। इसके बाद जैंग डॉग और पिग से कहता है कि वो लोग अपनी फैमिली को यहाँ पे ला सकते हैं। यूलियन को अपनी फैमिली की याद आ जाती है, तो फिर जैंग उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की थोड़ी ना जरूरत है, हम सभी भी तो तुम्हारी फैमिली हैं, जिससे यूलियन खुश हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉग और पिग अपने लोगों को लेने के लिए चले जाते हैं। फिर हम लोग पिग को देखते हैं जो कि भाई अपनी पूरी फैमिली को जैंग के डोमेन की तरफ लेके आ रहा था, लेकिन उसी टाइम पे उसे आसमान में कुछ दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं किसी चीज के ऊपर कई सारे डिसाइपल थे जो कि सभी फीमेल थी और वो नीचे आके धड़ाम से गिरती हैं और उनके सामने पिग की पूरी सेना आ जाती है। हम लोग देखते हैं कि पिग को एक आइडिया आता है और वो उन लड़कियों से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चल सकती हो, वो जगह सेफ है। हमें पता चलता है कि ये सारी लड़कियां वैली ऑफ 1000 फ्लावर से आती हैं और ये उन्हीं की डिसाइपल हैं। उनकी लीडर जो थी वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये डीमंस कब से इंसानों के साथ काम करने लगे हैं, लेकिन उसी टाइम पे जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वो उनके पास आ जाते हैं, जिससे वो लड़की समझ आती है कि उन्हें यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे शेल्टर मिलता है वहाँ पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो उनका पीछा कर रहे थे उनका लीडर उनसे कहता है कि तुम लोग चाहे जहाँ भी चले जाओ हम लोगों से बचोगे नहीं। हमें पता चलता है कि ये लोग श्री किंग घोस्ट वैली वाले हैं जो कि यहाँ पे इन लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं। पिंग उन लोगों से कहता है कि साला तुम तो ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि मैं और मेरी बीवी बच्चे यहाँ पे हैं ही नहीं। इसके बाद वो अपनी वाइफ और बच्चों से कहता है कि चलो हम लोग इन्हें दिखा देते हैं कि हम लोग किस चीज से बने हुए हैं। लेकिन घोस्ट केव वाले पिग को सीरियस नहीं लेते हैं और उससे कहते हैं कि देखो तो हमारी मुलाकात पिग से हो गई है, आज रात हम लोग दावत करेंगे। इसके बाद वो अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग इन बच्चों वाले पिग को पकड़ो, हम इन्हें पका के खाएंगे। पिग को इस बात से गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म देके बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें लगा होगा कि तुम उनकी सेवा करोगे लेकिन तुम तो मोटे होने में व्यस्त हो। जिससे भाई उस एल्डर को गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन पिग वहाँ पे अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो जमीन के ऊपर पैर मार के वहाँ पे मिट्टी का एक अवतार बना लेता है। इसके बाद पिग उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि आज मैं तुम लोगों को दावत दूंगा, देखता हूँ कि तुम्हें कितनी अच्छी लगती है। इसके बाद वो जैसे जैसे मूव करता है उसका अवतार भी बिल्कुल वैसे ही मूव करता है। अवतार अपने हाथों का इस्तेमाल करके जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को भाई पटक पटक के मार देता है, जैसे कि कोई मच्छर मारता है। एल्डर को इस बात से गुस्सा आ ही रहा था कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पिग के जो बच्चे थे वो भी अपना अर्थ पपेट बना लेते हैं। इसके बाद वो बच्चे कुछ डिसाइपल्स के ऊपर हमला करके उन्हें भाई काट के मारने लगते हैं। अब एल्डर से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, जिसके बाद वो अपनी घोस्ट पावर को रिलीज करते हुए पिग के अवतार के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अवतार के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है और वो आसानी के साथ उसे ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद अवतार अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और वो एल्डर को एक मच्छर की तरह पकड़ के उसे मसल देता है और इसी के साथ सर्किंग घोस्ट वालों का खेल यहीं पे खत्म होता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे डॉग भी आ जाता है जो कि बचे कुछ लोगों को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। वो लोग जैसे ही यहाँ देखते हैं कि दो डीमन किंग आ चुके हैं, इसीलिए वो पहली फुर्सत में वहाँ से खिसक लेते हैं। डॉग पिग से कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली लाने के लिए कहा गया था, लेकिन तुम तो यहाँ पे बेफालतू में लोगों के साथ फाइट कर रहे हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिग डॉग से कहता है कि मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, इसीलिए तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगे। इसके बाद पिग उन लड़कियों को भाई ले जाके जैंग के सामने खड़ा करता है। जैंग जैसे ही अपने डोमेन से बाहर आता है और वो उन लड़कियों को देख के भाई पिग से कहता है अब ये मत कहना कि ये सुंदर लड़कियां तुम्हारे बीवी और बच्चे हैं। जिसपे पिग आगे से कहता है मास्टर कैसी बातें करते हो, नशा वसा किया है क्या? इन लोगों को देखो, इनकी कितनी बॉडी स्मॉल है और ये कितनी छोटी है, और मेरे जैसा पिग इन्हें कैसे पसंद करता है, ये तो मेरे सामने बदसूरत है। जिससे उन लड़कियों को भाई बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि कोई पिग उन्हें बदसूरत कह रहा है। जिससे जैंग के पसीने छूट जाते हैं और वो पिग से पूछता है तो फिर तुम्हारी वाइफ और बच्चे कहाँ हैं? अगर तुम इन्हें बदसूरत मानते हो फिर तो वो बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए। जिसपे पिग आगे से कहता है कि मेरी बीवी और बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं और उसकी वाइफ उसे बीवी कह रही थी। पिग आगे से जैंग से कहता है कि ये रही मेरी वाइफ जो कि बिल्कुल परी की तरह है और मेरे जैसा हैंडसम पिग है सिर्फ
ऐसी लड़कियों के ऊपर अपनी नजर गड़ाता है। खैर जैंग पिग की भाई चॉइस को रिस्पेक्ट करता है और उससे कहता है कि जरा अभी लड़कियों के बारे में बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। इसके बाद पिग जैंग को सब कुछ समझा देता है कि उसको ये लड़कियां रास्ते के बीच में मिली थी और इनके ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे थे। इसीलिए पिग ने सोचा कि अगर वो इनको बचा लेता है तो इससे जैंग को ही मदद मिलेगी। भले ही ये लड़कियां बदसूरत हैं, लेकिन ये जैंग के लिए थोड़ा सा मनोरंजन का काम कर सकती हैं। ये जैंग के लिए नाच और गा सकती हैं और वैसे भी इनका सेक्ट इसीलिए के लिए मशहूर है। लेकिन उसी टाइम पे यूलियन आती है जो कि पिग के पिछवाड़े के ऊपर लात मारती है और उससे कहती है कि मास्टर को उनकी जरूरत नहीं है, मैं मास्टर के लिए अकेले काफी हूँ और मैं नाचना और गाना भी सीख लूंगी अगर मास्टर को जरूरत होगी। इसके बाद वो पिग की तरफ उदास और गुस्सा वाला मुंह लेके देखने लगती है। पिग आगे से कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। वो तो बिल्कुल भी यूलियन को इन सभी चीजों में नहीं घसीटता है और कम नहीं समझता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने मास्टर की डिसाइपल को नाराज कर दिया है, अब इससे मेरे ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे उन डिसाइपल्स की सबसे बड़ी डिसाइपल आगे बढ़ती है और वो यूलियन को बताती है कि वो यहाँ पे जैंग के ऊपर डोरे डालने के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ पे बस रेफ्यूजी लेना चाहती है। आधे महीने बाद उनका सेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और वो अपनी तरफ से जैंग को गिफ्ट भी देंगे। लेकिन जैंग जितना शक्तिशाली बंदा जो कि भाई दो डीमंस के ऊपर राज करता है, वो गिफ्ट उसके लिए काफी नहीं होंगे। लेकिन जैंग उनको गिफ्ट देने के लिए मना करता है और उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ पे जितना चाहे उतना रह सकते हैं और वैसे भी ये इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लड़कियां हैं तो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और चार्मिंग, और जैंग के मन के अंदर भी लड्डू फूट रहे थे कि वो इनको नाचते और गाते हुए देखे। जिससे वो लड़की भी समझ आती है कि वो लोग जैंग को ऐसे ही रिपे कर सकते हैं उसके सामने नाचना और गाना दिखा के। जिसके बाद वो अपनी बाकी बहनों से कहती है कि भैया आर्टिस्टा लगाया जाए, हमें यही काम करना है। जैंग भी उन लोगों से कहता है कि मेरा मन तो नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग अपने साथ अपने हथियार यानी कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए हो तो फिर थोड़ा सा नाच के ही दिखा दो। वहीं पे यूलियन आगे से कहती है कि वो भी ये देख के सीख लेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़कियां अपना गाना बजाना शुरू करते हैं और जैंग के सामने नाचने लगते हैं। और वहीं पे यूलियन की हालत बिल्कुल भाई इस तरह से थी कि वो लड़कियों से ऐसे जल रही थी कि वो हर बात पे कर रही थी। जैंग आगे से उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये सभी लड़कियां वैली ऑफ 1000 फ्लावर्स की डिसेपल होने की लायक हैं। ये सभी हर काम में बेहतरीन है, नाचने गाने यहाँ तक कि मेडिसिन को छांटने में भी। हम लोग देखते हैं कि पिंक अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर खेतों में अच्छे से मेहनत कर रहा था। वहीं पे जितनी भी डिसाइपल थी वो सभी जैंग के गार्डन को देख के हैरान हो चुकी थी कि जैंग के पास इतने अच्छे पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर से भाई स्पिरिचुअल एनर्जी चीख चीख के बाहर निकल रही है। जिसके बाद वो वहाँ पे फिर से अपना गाना बजाना शुरू करते हैं और यूलियन उन्हें देख के फिर से करती है। हम लोग जैंग को देखते हैं और उसके हालात अभी बिल्कुल इस तरह से चल रहे थे कि जैसे जैंग भाई स्वर्ग में आ गया है। एकदम रिलैक्सिंग म्यूजिक बज रहा है, सुंदर कन्याएं नाच रही हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे भाई किसी की लड़ने की आवाज आती है। पिग और डीमन जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर से भाई दो ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे थे जिनको भाई मॉन्ग कहा गया है और ये लोग अक्सर आपस में भिड़ा करते हैं बिना किसी वजह के। जैंग और यूलियन भी वहाँ पे आ जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो लड़ाई कर रहा था वो नीचे से धड़ाम पे आके गिरता है और वो उठते ही चिल्ला के कहता है कि जैसे ही मेरा भाई यहाँ पे आएगा मैं तुम सभी लोगों को चीर फाड़ दूंगा। लेकिन तभी उसकी नजर जैंग के डोमेन के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और उनके अंदर से माँ कसम जबरदस्त स्पेशल एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो बंदा जैसे ही उन पेड़ों को देखता है तो भाई उसका जी ललचा जाता है। जिसके बाद वो अपनी लालच को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि उसके यहाँ पे एक खतरनाक गार्डन मिल गया है जिसके अंदर डिवाइन फ्रूट्स हैं और साथ में सुंदर लड़कियां भी। जिसके बाद वो अपनी जीभ निकाल के आगे से कहता है कि वो आज रात यहाँ पे मजे करने वाला है। लेकिन हम लोग जैंग की पार्टी को देखते हैं और उन्हें इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है और वो बिल्कुल ऐसे ही भाई उसे देखते रहते हैं कि जैसे कोई गली का कुत्ता भौंक के जाता है। उसी टाइम पे उस बंदे के वहाँ पे बाकी सभी लोग आ जाते हैं और वो बंदा उन लोगों से कहता है कि देखो हमारे साथ खामने की खजाने की खदान पड़ी है, जल्दी से जाओ भाई इसे लूट लो। और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो उसी टाइम पे वहाँ पे एक और बंदे आते हैं जो कि भाई धर्मा सेट के लोग हैं और ये लोग बारबेरियन ग्रुप यानी कि उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है जो तुम लोग दिन के उजाले में इस तरह से डकैती डालने वाले हो। इसके बाद बारबेरियन ग्रुप और धर्मा सेट दोनों आपस में भाई गाली गलौज करने लगते हैं। धर्मा सेट बारबेरियन ग्रुप को समझाता है कि तुम लोग हेवंस के रहने वाले हो, तुम्हें दूसरे लोगों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए, ये पाप है। लेकिन जब धर्मा सेट के मास्टर की नजर जैंग के डोमेन के ऊपर पड़ती है तब उसका भी जी ललचा जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है अगर बारबेरियन लोग इसे रखना चाहते हैं तो उनकी जगह हम भी तो इसे रख सकते हैं। खैर उसका डिसेबल उसे होश में लाता है। तब मास्टर आगे से कहता है लालच पूरी बला, ये सलाह इंसान के कैरेक्टर को बदल देती है। जिसके बाद वो अपने मुंह से लार को साफ करता है और बारबेरियन ग्रुप से कहता है कि हम अपनी आंखों के सामने तुम्हें ये इतना बड़ा क्राइम करने नहीं दे सकते हैं, हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे।
उसी टाइम पे जैंग भाई अपने डोमेन से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है कि सालो देखो तुमने क्या बचाया है, मेरे गार्डन का तुमने तहस महस कर दिया है, इसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। जिसके बाद जैंग उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि मैंने यहाँ पे खेती की थी और इतने साले फल उगाए थे, तुमने उन सभी को बर्बाद कर दिया। जिसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि जैंग इस पूरे इलाके का ओनर है। दरअसल जब ये लोग यहाँ पे आए थे तब इन लोगों ने अपने फॉर्मेशन और वेपन्स का इस्तेमाल किया था और उसका कुछ हिस्सा भाई जैंग के डोमेन के ऊपर गिर गया था, इसीलिए उसकी डोमेन भाई इस तरह से बर्बाद हो गई थी। खैर वो लोग जैंग से वादा करते हैं कि वो उसे कंपनसेट कर देंगे और उसे उसके पैसे वापस कर देंगे। खैर जब उनके सेट की मास्टर की नजर जैंग के भाई पेड़ों के ऊपर पड़ती है जिनके अंदर से स्पेशल एनर्जी निकल रही थी, तब उन्हें समझ में आ जाता है कि कंपनसेट करने के लिए उन्हें अपना पूरा सेट बेचना पड़ेगा, तब वो लोग इन पेड़ों को एफोर्ड कर पाएंगे। खैर जैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से दफा हो लो, मुझे बस इतना ही चाहिए। इसके बाद वो बारबेरियन मॉन्क की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि तुम लोग कैसे वापस करोगे मेरे पैसे। लेकिन बारबेरियन मॉन्क जैंग से कहता है कि हमारे गॉड जल्दी से अवेकन होने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हें सेक्रीफाइस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुम हमसे कंपनसेट मांग रहे हो। जैंग उसको गाली देते हुए कहता है कि साले तूने मेरी जगह डिस्ट्रॉय की और ऊपर से मुझे ही लूटना चाहता है, अब तो मैं तेरे को अपने शॉर्ट पॉइंट में बदल के ही रहूंगा। जिसके बाद यूलियन आगे बढ़ती है और वो उनके ऊपर हमला करना चाहती थी। डॉग और पिग भी आगे बढ़ते हैं। डॉग पिग से कहता है कि हमें एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे जलवा दिखा पाएंगे। जिसके बाद डॉग अपनी एबिलिटी को यूज करता है और वहीं पे पिग अपनी एबिलिटी को यूज करता है। डॉग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहाँ पे अंधेरा कर देता है और पिग अपने अवतार को बाहर रिलीज करता है। और डॉग की ये शैडो वाली एबिलिटी बिल्कुल भाई डोमेन एक्सपेंशन की तरह थी कि कुछ एरिया काला हो जाएगा। पिग इसी बात का फायदा उठाता है और जितने भी बारबेरियन मॉन्क वहाँ पे पड़े हुए थे वो उन सभी को चींटी की तरह मसल देता है और कुछ ही देर में उन सभी का खेल खत्म करके जैंग के पास वापस आ जाता है। जैंग उन दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि बहुत अच्छे। धर्मासेट का मास्टर ये देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे दो डीमन किंग है और उसे हैरानी की बात तो यह है कि जैंग जैसा मॉडल उन दोनों के ऊपर राज कर रहा है। खैर इसके बाद जैंग उसे नीचे बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो लोग नीचे आते हैं। जैंग उनसे पूछता है कि तुम लोग इस छोटे इलाके में कुत्तों की तरह क्यों लड़ते हुए आ रहे हो और तुम लोगों को क्या थकान नहीं होती है जो दिन भर लड़ा करते हो। खैर भाई धर्मासेट का मास्टर जैंग को भाई अब सीनियर मान लेता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है इज्जत नहीं दी तो पेल दिए जाओगे। धर्मासेट का मास्टर जैंग को बताता है कि उसे कल्टीवेशन की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो लोग यहाँ पे जैंग को जानबूझ के परेशान थोड़ी ना करने के लिए आए थे। इसके बाद धर्मासेट का मास्टर जैंग को बताता है कि कुछ दिनों पहले किसी ने वही आसमान को चीर दिया था, जिस वजह से वहाँ पे बैरियर टूट चुका है और एनर्जी फ्लो बिगड़ चुका है, इसीलिए एनर्जी इधर उधर होती रहती है और इसी वजह से कई सारे सेट के जो एंसेक्टर हैं वो दोबारा जिंदा हो रहे हैं और कई सारे गॉड रीबॉर्न हो रहे हैं। इस वजह से कल्टीवेशन की दुनिया केओस में फैल चुकी है और कुछ लोग तो इतने कमीने हैं कि वो जानबूझ के डीमन और इंसानी रेस के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं। खैर जैंग को अब समझ में आ जाता है कि उसके वो तलवार चलाने की वजह से दुनिया के भाई लग चुके हैं। धर्मासेट का मास्टर आगे बताता है कि 3 दिन पहले टियानसांग एम्परर जोंग ने, जो कि एक राइटियस पॉथ का लीडर है, उसने बाकी सभी सेक्ट को वहाँ पे समन किया जिनके अंदर इनका धर्मा सेक्ट भी था और एम्परर ने इन सभी सेक्ट को ये ऑर्डर दिया कि इन सभी सेक्ट को इस माउंटेन के ऊपर सर्च रिसर्च को चालू करना है और इन सभी लोगों का मकसद था कि उन्हें क्योसो ट्राइपॉड को ढूंढ के बाहर निकालना है, जो कि डिफेंस फॉर्मेशन को रीस्टार्ट कर सकता है और इसे सप्रेस भी कर सकता है। और एम्परर के ऑर्डर पे ये लोग इस माउंटेन के ऊपर आए थे ताकि ये उन सभी डिसेक्ट का सफाया कर सके जो कि डिमोनिक पाथ पे चल रहे हैं, ताकि ये लोग आने वाले कल में इस दुनिया के अंदर शांति बना के रख सके। जैंग उसकी ज्यादा बातें नहीं सुनता है और उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम लोग जस्टिस के लिए काम कर रहे हो, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाते हैं। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने इतने बड़ा केओस खड़ा कर दिया है, अब तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जैंग डोमेन को छोड़ के थोड़ी न जा सकता है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे अब यहाँ पे कोई तीसरा तरीका ढूंढ के बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो डोमेन के साथ आगे बढ़ सके। के बाद हम लोग हेवनली शॉर्ट पवेलियन को देखते हैं और उनको भी जैंग की डोमेन के बारे में पता चल जाता है कि वहाँ पे बेहतरीन चीजें हैं, इसीलिए ये लोग वहाँ पे जाने का फैसला करते हैं। बेसिकली ये जैंग को लूटने वाले थे। इसके बाद हम लोग सोल के वालों को देखते हैं और उन्हें भी जैंग की लोकेशन पता चल जाती है, इसीलिए उनका मास्टर भी वहाँ पे जाके जैंग को लूटना चाहता था। इसके बाद हम लोग ताइसंग पैलेस को देखते हैं और इन लोगों को जैंग के बारे में पता लग चुका था, लेकिन ये लोग जैंग को इन्वाइट करना चाहते थे ताकि ये लोग उसके साथ मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकें। फिर हम लोग श्री किंग घोस्ट केव के पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि अपने सभी डिसाइपल्स को रेडी करते हैं और वो सभी जैंग की डोमेन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो डोमेन को अपने नाम कर सकें। जिसके बाद हम लोग एक और ग्रुप को देखते हैं और शायद से ये बारबेरियन वाला ग्रुप है और वो लोग भी जैंग की डोमेन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग जैंग की जमीन का टुकड़ा अपने एंसेक्टर के हवाले कर सकें। के बाद हम लोग जैंग की डोमेन को देखते हैं जहाँ पे वो भाई नाच गाने को एंजॉय कर रहा था। डिसाइपल
पल जैंग से पूछती है कि उसे ये सब कुछ पसंद आ रहा है, जिसपे जैंग कहता है बिल्कुल। यूलियन उन्हें देख के कहती है उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सॉन्ग और उसका दोस्त हुआंग आते हैं, जो कि अपने साथ अपनी पूरी पलटन लेके आए थे। जैंग उसे पूछता है कि ये सभी तुम लोग अपने साथ क्यों लेके आए हो। इस पे सॉन्ग आगे कहता है कि ये लोग मेरे साथ आना चाहते थे, मैं इन्हें अपने साथ घसीट लाया। खैर वो दोनों जैंग के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके इलाके के बारे में सबको पता चल चुका है कि जैंग के पास कई सारे डिवाइन हर्ब्स और फ्रूट्स हैं। इस जैंग इसका मतलब समझ नहीं पाता है, तो सॉन्ग उसे बताता है कि कई सारे सेक्ट तुम्हारे पीछे आ रहे हैं ताकि वो लोग तुम्हें मार सके और तुम्हारे जमीन के ऊपर कब्जा कर ले। लेकिन जैंग को ये सुन के भाई मजा आ जाता है, क्योंकि उसको यही तो चाहिए था। और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उनके आने का और वेट नहीं कर सकता हूँ, जिससे वो दोनों हैरान होते हैं और जैंग से पूछते हैं क्या उसे डर नहीं लगता है, जिसमें जैंग कहता है कि मुझे किस बात का डर है। खैर इसके बाद हुआंग आगे से कहता है कि मास्टर की बात ही निराली है, आमतौर पे लोग डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दे, लेकिन जैंग तो डरता ही नहीं है। खैर हुआंग जैंग को बताता है कि अगर वो लोग यहाँ पे एक बार आ गए तो फिर जैंग चैन की नींद कभी भी नहीं सो पाएगा। जैंग आगे से कहता है ये तो दिक्कत की बात है, लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी स्वॉर्ड पॉइंट बढ़ेंगे और मैं इस डोमेन को बड़ा कर पाऊंगा। इसके बाद जैंग वहाँ पे पिक को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम सौ की मदद कर दो ताकि उसके सभी लोग यहाँ पे रह सकें। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि स्वॉर्ड पॉइंट इतने ज्यादा तो नहीं मिलेंगे कि मैं डोमेन को ज्यादा बड़ा कर सकूं, लेकिन कुछ ना से तो कुछ ही ठीक है। और साथ ही में जैंग इस बारे में भी सोच रहा था कि उसे कोई न कोई तरीका ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा ताकि वो स्वॉर्ड डोमेन सेक्ट को आगे बढ़ा सके। जिसके बाद अगला सीन 2 हफ्ते बाद का होता है। हम लोग देखते हैं कई सारे सेक्ट दौड़ लगाते हुए डायरेक्ट जैंगी डोमेन के पास आ रहे थे। हम लोग वहाँ पे एक सेक्ट के एल्डर को देखते हैं, जो कि सभी सेक्टों को देखते हुए कहता है कि देखो तो इनको कैसे मचल रहे हैं उस जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए। यहाँ तक कि कई सारे डेमोनिक दाव वाले कल्टीवेटर्स आए हैं और साथ ही में स्रेकिंग घोस्ट केव वाले भी आए हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई यूलियन जैंग से कहती है कि ऊपर देखो मास्टर, देखो 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 किस तरह से रेंगते हुए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि बारबेरियन मॉन्क वाली पार्टी घोस्ट केव वालों से कहती है कि तुम लोग तो दिन में बाहर निकलते नहीं हो, तो फिर ये नाली का कीड़ा आज कैसे बाहर निकल आया। जिसपे घोस्ट केव का पैट्रियार्च आगे से कहता है कि मैं तो यहाँ पे बारबेरियन के एक बंदे की लाश देखने के लिए आया हूँ, जो कि मेरे सामने कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। खैर उसी टाइम पे हम लोग होली स्वॉर्ड पवेलियन वालों को देखते हैं और उनका सेक्टर मास्टर उन लोगों से कहता है कि हमारी तरफ भी नजर डालो भाई साहब, हम भी आए हैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए। खैर घोस्ट केव वाले उन्हें जरा सा भी भाव नहीं देते हैं और पूछते हैं तो कौन है बे। उसी टाइम पे हम लोग जैंग को देखते हैं, जो कि नीचे से ये सब कुछ देख रहा था। वो उनको गाली देते हुए कहता है कि साले असली ओनर मैं हूँ, मुझसे तो बात करो, तुम लोग इतने कमीने हो कि आपस में ही भिड़े जा रहे हो कि मेरी जगह के ऊपर कब्जा कौन करेगा। इसके बाद घोस्ट केव वाले जैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल सा बंदा डीमंस के प्रोटेक्शन की वजह से कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। वहीं पे बारबेरियन जब जैंग के पेड़ पौधों को देखते हैं और उनके अंदर से निकलते हुए एसेंस को देख के कहते हैं कि जल्द ही ये सब कुछ मेरे टाइप का हो जाएगा। हेवनली स्वॉर्ड वाले ये सब कुछ देख के हैरान हो जाते हैं और वो जैंग को विश्वास दिलाते हैं कि उनका सेक्टर और उसकी जमीन को कभी भी किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देगा। उसी टाइम पे घोस्ट वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि तुम पहले खुद को तो बचा लो, उसके बाद में किसी को बचाने की बातें पेलना। इसके बाद घोस्ट वाले अपने झंडे को निकालते हैं तो उसके अंदर से कई सारी इविल स्पिरिट्स बाहर निकलती हैं, जो कि भाई किसी के ऊपर हमला कर देती हैं। वहीं पे हेवनली स्वॉर्ड वाले भाई अपनी तरफ से अपनी फॉर्मेशन को जारी करते हैं और जल्दी से उन स्पिरिट का सामना करने लगते हैं। उसी टाइम पे बारबेरियन ट्राइब वाले भी अपने उड़ने वाले कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और वहीं पे नीचे से जैंग उन तीनों को आपस में भिड़ते हुए देख के कहता है कि साला मुझको ओनर तो समझो, मेरे दरवाजे पे लड़ते हुए तुम मुझे ही कुछ नहीं समझ रहे हो। हुआंग जैंग से कहता है क्या मैं जाके उन्हें रोकूं, हम दोनों भाई इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ज्यादा ही फेमस हैं, शायद से हमारी रिस्पेक्ट की वजह से वो सेक्ट आपस में लड़ना बंद कर दे। खैर जैंग उससे कहता है कि रहने दो और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग बहुत ज्यादा दुख की बात है कि आपस में भिड़ रहे हैं और अगर ये मेरे डोमेन के अंदर होते तो पता नहीं मुझे कितने ज्यादा पॉइंट मिलते। खैर किस्मत खराब है तो क्या करें। उसी टाइम पे हम लोग घोस्ट के वालों को देखते हैं, जो कि अपना झंडा बाहर निकालते हैं और वो हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन और साथ ही में बारबेरियन ट्राइब वालों से कहते हैं कि तुम कीड़े मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें मसल दूंगा। इसके बाद वो अपना झंडा बाहर निकालता है तो भाई उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और वो किसी तरह से सोल डिवरिंग फ्लैग नाम की टेक्निक का यूज करता है। इसी के साथ एनर्जी से वहाँ पे एक बहुत बड़ी खोपड़ी बन जाती है और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी बदल रही थी। इसी के साथ वो खोपड़ी अपना पूरा शरीर बना लेती है, जिसके बाद वो कुछ लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें आसानी के साथ मार गिराती है। इसके बाद घोस्ट केव का पैट्रियार्च हंसते हुए कहता है कि तुम सभी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बारबेरियन ट्राइब का लीडर अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस खोपड़ी का सामना अभी करेगा तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जब तक उनके एंसेस्टर गॉड जाग नहीं जाते हैं तब तक उन्हें पीछे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें नुकसान काफी ज्यादा होगा। इसके बाद वो वहाँ से
खिसकते हुए घोस्ट केव के पैट्रियार्च से कहता है कि तुझको तो मैं बाद में देख लूंगा जब हमारे इंसेक्टर जाग उठेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि वो खोपड़ी आगे बढ़ती है और हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन वालों के ऊपर हमला करके उनकी जितनी भी शिप्स थी उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है। सेक्ट का मास्टर समझ जाता है कि अब उसको भी यहाँ से खिसकना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सारी शिप्स और डिसाइपल मारे जाएंगे। और वो वहाँ से खिसकते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अभी के लिए इसे यहाँ से जाने देता है। इसके बाद वो अपने बाकी साथ कुछ टीम्स को लेके आएगा, जिसके बाद वो घोस्ट केव वालों का सफाया कर देगा बैक अटैक करके। पैट्रिया जैसे ही देखता है कि वो सभी लोग भाग गए हैं तो फिर वो हंसते हुए कहता है कि चूजे यहाँ से भाग गए डर के मारे। जिसके बाद वो ज़ैंगी डोमेन की तरफ देखते हुए कहता है कि जैसे ही मैं इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। इसके बाद मेरा पूरा शेरिंग घोस्ट केव बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा और हम पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट करेंगे। फिर मैं देखूंगा कि कौन हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर हमसे लड़ सकता है। इसके बाद पैट्रियार्च अपनी खोपड़ी लेके सीधा भाई ज़ैंग की डोमेन के ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ैंग पिग से कहता है कि जाओ जाके जलवा दिखा दो। इसके बाद पिग अपने अवतार को बाहर निकालता है और डायरेक्ट उस खोपड़ी की बॉडी के ऊपर हमला करता है। वो पूरी बॉडी भी आगे से एक पंच मारती है, लेकिन पिग उसे रोक लेता है। इसके बाद पैट्रियार्च पिग को एक ऑफर देता है कि अगर पिग उसके क्लैन को ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो उसको अपने क्लैन के अंदर एक ग्रेट एल्डर बना देगा। इस पे पिग फिर से एकदम भाई सेक्सी डायलॉग मारता है कि पिछले टाइम में जब मैंने तुम्हारी अम्मा को मना किया था तब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात में हामी भरूंगा। इससे पैट्रियार्च को आ जाता है गुस्सा और वो पिग के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हें माफ करना चाहता था कि जब तुमने पिछली बार मेरे डिसाइपल को मारा था, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी है। इस पे पिग आगे से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है उखाड़ लो। इसके बाद भाई पैट्रियार्च अपनी खोपड़ी के अंदर पावर डालते हैं और सीधा पिग के ऊपर हमला करते हैं। पिग भी अपने हाथ के अंदर अपनी पावर को इकट्ठा करता है और दोनों पंचेस एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन पिग की पावर इस बार कम कर जाती है और वो पीछे की तरफ धड़ाम से जाके गिरता है। पिग आगे से कहता है कि उसने इससे पहले कभी भी इतनी बुरी तरीके से नहीं हारा है। जिसके बाद वो ज़ैंग की तरफ मुड़ता है और नौटंकी करते हुए कहता है कि ये पिग बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है, इसीलिए अब ज़ैंग को उसकी इज्जत बचाने के लिए घोस्ट स्कल के खिलाफ फाइट करनी पड़ेगी। ज़ैंग आगे से अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि ये कितनी बेइज्जती करता है। खैर ज़ैंग पिग से कहता है कि तुम दोबारा ट्राई करो, इस बार मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसी टाइम पे सॉन्ग और हुआंग भी आ जाते हैं और वो भी ज़ैंग की मदद करना चाहते थे, लेकिन ज़ैंग उनसे कहता है कि तुम लोग छोड़ो, मैं ये अकेले ही कर लूंगा। जिसके बाद वो डायरेक्ट घोस्ट स्कल की तरफ आगे बढ़ने लगता है फाइट करने के लिए। वहीं पे पैट्रियार्च अपने मन के अंदर सोचता है कि साले ने कितने लोगों को पाल के रखा है, 2 डीमन किंग के साथ साथ 2 एकदम खतरनाक लेवल के कल्टीवेटर्स भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे पूरा यकीन था कि वो ज़ैंग को यहाँ पे मसल देगा। लेकिन वो दोनों आपस में फाइट करने के लिए कुछ करते कि इससे पहले ही पैट्रियार्च को पीछे से कुछ आवाज आती है। हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो भी लोग अभी भाग के गए थे, यानी कि बारबेरियन ट्राइब और स्वॉर्ड पवेलियन, वो भाई वापस आ गए थे इनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इस बार पैट्रियार्च को आ जाता है भाई कस के गुस्सा और वो कहता है कि ये चूजे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, दोबारा आ गए। इसके बाद वो फिर से अपनी फ्लैग की पावर को बढ़ाता है। इसके बाद वो अपनी स्केलेटन स्कल की बॉडी को बढ़ाने लगता है और उसकी पावर पहले से मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन का मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि हम साला बहुत जल्दी आ गए, इसने अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ को बचा के रखा था। बारबेरियन ट्राइब का लीडर अपने मन के अंदर सोचता है कि अब हमारे पास फाइट करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी भी यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन है जो कि हमारी हल्की सी मदद कर सकता है। इसके बाद स्केलेटन नीचे की तरफ एक पंच मारता है और अपने साइज को फिर से बहुत बड़ा कर लेता है। इसके बाद वो स्केलेटन डायरेक्ट ज़ैंग की डोमेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पैट्रियार्च आगे से हंसते हुए कहता है कि कुछ ही देर में इस पूरे वंडरलैंड की जितनी भी चीजें हैं वो सभी मेरी हो जाएंगी। वहीं पे हम लोग डोमेन के कोने में ज़ैंग को भी खड़ा हुआ देखते हैं और उसके मन के अंदर भी लड्डू फट रहे थे कि बस कुछ कदम दूर, फिर उसके बाद तुम लोग मेरे स्वॉर्ड पॉइंट्स में बदल जाओगे। खैर वो दोनों अपने मन में लड्डू पाल ही रहे थे कि उसी टाइम पे आसमान से एक लेजर भी मारती है जो कि डायरेक्ट स्केलेटन स्कल के ऊपर गिरती है, जिससे वो स्केलेटन स्कल काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिससे पैट्रियार्च तो हैरान होता ही है, साथ ही में ज़ैंग भी हैरान हो जाता है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कौन है बे जो साला मेरे पॉइंट के बीच में आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि आसमान में एक उड़ने वाला आइलैंड जैसा कोई चीज तो था, इसके अंदर ज़ाओ फैमिली थी और वो लोग यहाँ पे बुरी चीजों को खत्म करने के लिए आए थे, यानी कि घोस्ट केव वालों को। इसके बाद ज़ाओ फैमिली वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी लोगों से कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। और मैं तुम लोगों को ज़ाओ फैमिली के बारे में बता देता हूँ तो ये काफी ज्यादा अमीर फैमिली है और साथ ही में इसके पास ये उड़ने वाला जो आइलैंड है ना, ये पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर किसी के पास भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि घोस्ट केव का पैट्रियार्च अभी भी वहाँ से नहीं हिल रहा था, तो फिर ज़ाओ फैमिली फिर से उनके ऊपर हमला करती है और कहती है कि दफा हो जाओ, नहीं तो अगली बार सीधा सर के आर पार से जाएगा। हम लोग देखते हैं कि हुआंग और सॉन्ग आपस में बात करते हुए हमें ज़ाओ फैमिली के बारे में बताते हैं कि ये एक इमॉर्टल फैमिली है पूरे साउथर्न रीजन के अंदर और ये
बहुत ज्यादा शक्तिशाली फैमिली मानी जाती है और साथ ही में इनके पास जो उड़ने वाला आइलैंड है इसको फ्लोटिंग व्हाइट सिटी कहते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये फ्लोटिंग व्हाइट सिटी बहुत ज्यादा कीमती है और ये सिर्फ अभी के लिए सिर्फ जाओ फैमिली के पास है। हम लोग देखते हैं कि जंग जैसे ही भाई फ्लोटिंग सिटी को देखता है तब उसके मन के अंदर एक आइडिया आता है कि वो अपने डोमेन को हिला तो सकता नहीं है लेकिन वो पूरी चोटी के साथ उसे उठा के उड़ा तो सकता है ना। जिसके बाद जंग सॉन्ग से पूछता है कि ये फ्लोटिंग व्हाइट सिटी कितने रुपए में आती है। जिसपे सॉन्ग जंग को बताता है कि ये बहुत ज्यादा कीमती है, यहाँ तक कि उड़ने वाली शिप्स भी होती है लेकिन अगर 10,000 उड़ने वाली शिप्स और अगर आर्टिफैक्ट को एक सामने कर दिया जाए तो शिप्स का कोई भी मुकाबला नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि इस फ्लोटिंग सिटी को बनाने के लिए फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है लेकिन फॉर्मेशन को बना भी दिया जाए तब भी ये पूरे एक आइलैंड को नहीं उड़ा सकती है क्योंकि उस उड़ने वाली सिटी के अंदर एक क्रिस्टल है जो कि पूरी दुनिया में एक ही है और वही क्रिस्टल पूरी फॉर्मेशन को ताकत देता है। जिससे जैंग को समझ में आ जाता है कि अब उसे बनाना नहीं छीनना पड़ेगा। जाओ फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव बाहर निकलता है और सभी लोगों से कहता है कि ये वंडरलैंड जाओ फैमिली का है और जो कोई भी यहाँ से नहीं भागेगा तो फिर उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। हम लोग देखते हैं कि तीनों सेक्टर वाले भाई ये देख के भराव जाते हैं कि जाओ फैमिली यहाँ पे आ चुकी है जगह को लेने के लिए, इसीलिए वो तीनों भाई दुम दबा के वहाँ से भाग लेते हैं क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जाओ फैमिली के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। जिसके बाद जाओ फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव जैंग की टीम से कहता है कि चुपचाप ये जगह छोड़ के चले जाओ और ये वंडरलैंड हमें दे दो तो फिर हम तुम्हें शांति के साथ यहाँ से जाने देंगे। यूलियन जैंग से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये फ्लोटिंग सिटी यहाँ पे तो आएगी नहीं, मैं डोमेन को छोड़ के तो जा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ अपनी पावर को ही रिलीज करता हूँ और इसे उकसा सकता हूँ कि ये खुद मेरे पास आए। जाओ फैमिली वहाँ पे उन डिसाइपल्स को भी देखती है जो कि वैली ऑफ 1000 फ्लावर से आए थे। इसके बाद जाओ फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव जैंग से कहता है कि हम कोई डीमन कल्ट नहीं है, अगर तुम हमें ये सब कुछ दे देते हो तो फिर तुम हम जाओ फैमिली को सर्व करने का मौका देंगे। हम लोग देखते हैं कि भाई वो लोग साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद डीमन पिंग आगे से उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हमारा मास्टर कितना ज्यादा शक्तिशाली है, वो तुम्हें 2 थप्पड़ मारेगा और तुम पैंट गीली कर दोगे। हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को इस बात से गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो पिग से कहता है कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला था लेकिन अब तो तुम पक्का मरोगे और तुम रिकार्नेट होगे, फिर से तुम मेरे हाथों से मरोगे। पिग इसी से डर जाता है और वो भागते हुए जैंग के पास जाता है और उससे कहता है कि ये पिग मरने वाला है और ऐसा लगता है कि मास्टर ये जवाब आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ की तरह काम करेगा। खैर जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे कुछ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो पिग से पूछता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ न करूँ तो फिर तुम क्या करोगे, जिससे पिग और भी ज्यादा परेशान कि अब वो यहाँ पे क्या करेगा। खैर इसके बाद पिग अपना भाई सीना चौड़ा करता है और वो आगे से कहता है कि भले ही मास्टर आज मेरी मदद न करे लेकिन मैं अपने खानदान के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, भले ही चाहे मुझे उबलते हुए पानी से क्यों ना जाना पड़े। जैंग पिग को रोक देता है और उससे कहता है कि पानी में कूदने की जरूरत नहीं है, बस दारू पीना छोड़ दो, उससे तुम्हारी किडनी फेल हो सकती है। इसके बाद जैंग अपनी शॉर्ट एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करते हुए कई सारी छोटे छोटे शॉर्ट्स को बना लेता है। जिसके बाद वो हर एक शॉट हर किसी के ऊपर बांट देता है और वो सॉन्ग से कहता है कि ये लो, ये बहुत ज्यादा कमाल की चीज है, मैं उनसे लड़ना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम लोग इसका इस्तेमाल करो और उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा दो और माफी के तौर पे उनसे फ्लोटिंग वर्ल्ड सिटी यहीं पे रखा लेना, वो हमारे काम की है। सॉन्ग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि जैंग ने उसे इतनी कमाल की चीज दी थी क्योंकि ये शॉट भाई प्योर शॉट इंटेंट से बनी हुई थी और इसके अंदर एकदम खतरनाक शॉट दाव थी, यानी कि ये शॉट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने वाली थी। इसके बाद सॉन्ग उस शॉट को लेता है और डायरेक्ट जाओ फैमिली की तरफ चला जाता है उसे मजा सिखाने के लिए। इसके बाद जैंग उन लोगों से कहता है कि अगर इमरजेंसी होती है तो फिर इसका इस्तेमाल करना खुद को बचाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वैली ऑफ 1000 फ्लावर्स की डिसाइपल की पूरी कल्टीवेशन की दुनिया केओस में फंसी हुई है लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जिसके पास प्योर शॉट इंटेंट है और वही यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो डिसाइपल अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे जैंग से हेल्प मांगनी चाहिए ताकि वो अपने सेट को बचा सके। हम लोग देखते हैं कि यूलन और बाकी सभी लोग जैसे ही उस वुडन का शॉट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो डिसाइपल अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे एक इमॉर्टल मास्टर है जिसने हमें अपना शॉट इंटेंट दिया है ताकि हमारी कल्टीवेशन बढ़ जाए और हम लोग अपनी रक्षा कर सके। मिस्टर सॉन्ग जाओ फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि माफी मांगो और ये फ्लोटिंग सिटी यहीं पे छोड़ के दफा हो जाओ तो फिर तुम लोग सही सलामत जा सकते हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जाओ फैमिली वाले इस बात को भाई बिल्कुल भी हल्के में लेते हैं और वो आगे से कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 डीमन किंग है तो फिर तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो। इसके बाद जाओ फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव आगे से कहता है कि एक सीनियर होने के तौर पे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए तुम चुपचाप साइड में हट जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और इसके अलावा इस साले डीमन किंग ने हमारी बेइज्जती की है यार, हम लोग कैसे इस मामले को ऐसे तैसे जाने दे सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग आगे से कहते हैं कि जैसे तुम्हारी इच्छा, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
इसके बाद वो उस वुडन शॉट का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर से पावर निकलने लगती है। ज़ाओ फैमिली की डिसेबल आगे से कहते हैं कि बुड्ढा पागल हो चुका है जो एक लकड़ी की तलवार लेके हमारे साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसी पल हम देखते हैं कि वो वुडन शॉट एक ही झटके में बहुत बड़ी शॉट बन जाती है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग उसी का इस्तेमाल करते हुए फ्लोटिंग सिटी के ऊपर एक स्लैश मारते हैं और सामने से बेहद खतरनाक एनर्जी आ रही थी। ज़ाओ फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव जैसे उस एनर्जी को महसूस करता है तो वो पीछे मुड़ के चिल्ला के अपने डिसेबल से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्लोटिंग सिटी के डिफेंस को एक्टिवेट करो और उसे भाई मैक्सिमाइज लेवल पे कर दो। हम लोग देखते हैं कि वो लोग ये सब कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो स्लैश उन लोगों को लगा था वो बहुत ज्यादा तगड़ा था। इससे पूरी की पूरी फ्लोटिंग सिटी हिल चुकी थी और एकदम नीचे गिरने वाली थी। कई सारे डिसेबल जल्दी से भाई शिप्स में बैठते हैं और वहां से खिसक लेते हैं। मिस्टर सॉन्ग ज़ाओ फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव से कहते हैं कि माफी के तौर पे फ्लोटिंग सिटी यहीं पे छोड़ो और अपनी जिंदगी बचा के यहाँ से जा सकते हो। और हम लोग ज़ाओ फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। जिसके बाद हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, वाह भाई वाह, चिट भी मेरी पट भी मेरी, अब मजा आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मैं यार सीरियसली तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि वीडियो को आने में लेट हो गया, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग काफी ज्यादा बिजी आदमी हैं। तो गाइस तुम लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही मुझे ये भी बताओ कि पिक की तुम्हें रोस्टिंग कैसी लगती है।